सम्राट ललित के दो मामा थे, जिनमें से किसी की भी मां सम्राट ललित की मां नहीं थी। अपनी युवावस्था के दौरान उनकी मां को अपनी सौतेली मां के दुर्व्यवहार का बहुत सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि उन्हें एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार होने से भी बचाया गया था जिसके तहत उन्हें एक बदनाम रिश्तेदार से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता। परिणाम स्वरूप सम्राट ललित की मां और उनके दोनों भाइयों के बीच संबंध हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे थे। जब उनकी सगाई हुई, तब जाकर गौतम के परिवार का रवैया अचानक बदल गया और उन्होंने संबंध सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने दुर्लभ खजाने इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अतीत में की गई उपेक्षा की भरपाई करने की कोशिश की। हालांकि सम्राट ललित के सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने जानबूझकर कई वर्षों तक इंतजार किया, जब तक कि गौतम परिवार की मुखिया, जिसने कभी उनकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया था, को विषयुक्त शराब पिलाकर मार नहीं दिया गया। तब तक परंपरा के अनुसार गौतम जिंगहुई को ड्यूक की उपाधि प्रदान नहीं की। प्रारंभ में गौतम परिवार आज्ञाकारी बना रहा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वे बेचैन हो गए। केवल एक शाही उपाधि से संतुष्ट नहीं रहे, उन्होंने महल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पहले सिया को शाही हरम में भेजकर और फिर धीरे धीरे अपनी सीमाएं पार करने लगे। इस इतिहास को देखते हुए सम्राट ललित को अपने सबसे बड़े चाचा की बलि देने में कोई अपराधबोध नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि उसकी मां भी उसके इस फैसले को समझ जाएगी। ये सौदा उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। इसके अलावा भले ही उनके बड़े चाचा अब इस दुनिया में न हो, फिर भी उनके दूसरे चाचा गौरव तो थे ही। दोनों भाई एक समय राजकविता की उपाधि के लिए भयंकर रूप से लड़ चुके थे और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इसमें कोई शक नहीं कि गौरव को ये पद पाकर बहुत खुशी होगी। दीपक की रोशनी में नहाए हुए सम्राट ललित का चेहरा बेहद कोमल लग रहा था और उनकी आत्मविश्वास से भरी आवाज में सम्मोहक प्रभाव था। मैं तुम्हें इस अन्याय को व्यर्थ नहीं सहने दूंगा। मान्या अपने विचारों से बाहर निकली और विश्वास भरी मुस्कान के साथ कोमल स्वर में बोली, यह विनम्र उपपत्नी महाराज की इच्छा का पालन करेगी। उनकी बातों पर आसानी से विश्वास न करें। सम्राट ललित, कुलीन पत्नी मान्या हर तरह से परिपूर्ण है, सिवाय इसके कि वो थोड़ी ज्यादा जिद्दी हैं। इसके बाद उन्होंने वाजिद के परिवार को सफेद चीनी बेचने का लाइसेंस देने का मुद्दा उठाया। मान्या की आंखें चमक उठी, उसकी मुस्कान दमक उठी। महामहिम की कृपा के लिए धन्यवाद। बचपन में उसने कुछ समय अपने नाना नानी के घर बिताया था, जहां उसके चचेरे भाई बहनों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। उसकी नानी दयालु थी और उसके मामा मामी छोटों का बहुत ख्याल रखते थे। महल में प्रवेश करने से पहले उसके नाना नानी के परिवार ने उसे अच्छी खासी रकम दी थी। उसी पैसे से उसने शीत महल में 6 महीने के कारावास के दौरान अपना गुजारा किया था। वो सोच रही थी कि क्या उसके परिवार को पता था कि उसे उस शीत महल से रिहा कर दिया गया है। वे जरूर बहुत चिंतित होंगे। मान्या ने स्वयं संदेश भेजने में संकोच किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो राजमहल के नियमों का उल्लंघन न कर दे। उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि साल के अंत तक, जब उसके पिता अपनी त्रिवार्षिक समीक्षा के लिए राजधानी आएंगे, तो वो अपनी मां को उनसे मिलने की अनुमति देने के लिए राजमहल से अनुरोध कर सकती है। काश उसकी छोटी बहन भी आ पाती। वह भी खाने की उतनी ही शौकीन थी और मान्या महल की रसोई में अपने मनपसंद व्यंजन बनवा सकती थी। सम्राट ललित ने उसके भावहीन चेहरे को देखा। तुम क्या सोच रही हो? कुछ क्षण पहले ही कुलीन पत्नी मान्या के चेहरे पर एक कोमल भाव था, मानो वह मीठी यादों में खोई हुई हो। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मान्या ने जवाब दिया, मुझे अपने माता पिता और अपनी बहन की याद आती है। कुछ देर रुकने के बाद सम्राट ललित ने कहा, साल के अंत में मैं आपके परिवार को कुछ मुलाकात की अनुमतियां प्रदान करूंगा। उसकी आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराई। महामहिम की कृपा के लिए धन्यवाद। अपने बड़े चाचा से निपटने में व्यस्त सम्राट ललित ने विदा लेने से पहले कुछ और सांत्वना भरे शब्द कहे। जाने से पहले उन्होंने एक सख्त आदेश जारी किया जिसमें महल के किसी भी सेवक को छोटी से छोटी जानकारी भी लीक करने से मना किया गया था। उस रात देर से गौरव के तकिए के पास चुपके से एक पत्र रख दिया गया। अगली सुबह जब गौरव ने पत्र खोला तो वो अपनी विजयी मुस्कान को रोक नहीं सका। यह उनके सपनों से भी परे एक अप्रत्याशित लाभ था। इसके लिए वो मुख्य शाखा की मूर्खता का आभारी था। अंततः ड्यूक की उपाधि उनके हाथों में आ रही थी। एक बार जब वो इसे हासिल कर लेता तो उसे कुलीन पत्नी मान्या को एक भव्य उपहार भेजना पड़ता। यदि सम्राट के प्रति मान्या की कृपा न होती, जिसके कारण महल में उसकी भतीजी ने जल्दबाजी में कदम उठाया था, तो उसे यह अवसर कभी नहीं मिलता। वैसे तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सम्राट की कृपा किस पत्नी पर है। उनकी अपनी कोई पुत्री नहीं थी, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं थी, बस सियाना हो।
महल में आने के बाद से ही उनकी भाभी ने दूसरे खानदान पर अपना दबदबा कायम कर रखा था और उनके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करती थी। सिया सम्राट की अपने परिवार को दंडित करने की योजनाओं से अनभिज्ञ रही। वह अपना दिन शाही पुस्तकालय में जाकर बिताती थी, जहां से वह एक बार में 100 से अधिक पुस्तकें उधार लेती थी। वो इस खोज में इतनी मग्न थी कि वो कुछ समय के लिए उस जहर के बारे में भूल गई जिसे उसने मान्या के भोजन में मिलाने का आदेश दिया था, और न ही उसने महल में गौतम परिवार द्वारा लगाए गए जासूसों के धीरे धीरे गायब होने पर ध्यान दिया। इसके बाद एक और दरबारी सभा हुई, जहां राजकुमार युग के उत्तराधिकारी युवान ने अपने बचाव में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने दावा किया कि खेत से गुजरते समय उनके घोड़े को जमीन पर पड़ी एक सुई चुभ गई, जिससे वह खेतों में भाग गया। घटना के बाद उन्होंने किसान को 20 टाइल चांदी देकर मुआवजा दिया था। सम्राट ललित ने सबूतों को निर्णायक पाते हुए और किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे को न देखते हुए, साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शाही परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किए बिना क्षतिपूर्ति की गई थी, केवल उसे फटकार लगाए और 3 महीने के वेतन में कटौती की। इसके तुरंत बाद युवान ने पलटवार करते हुए सार्वजनिक रूप से सेंसर यांग पर अपने बेटे को आम लोगों की बेटियों का अपहरण करने की अनुमति देने और अपने प्रबंधक को कृषि भूमि पर कब्जा करने और मालिकों को गंभीर रूप से घायल करने की अनुमति देने का आरोप लगाया। उनके आरोपों का निशाना कोई और नहीं बल्कि वही सेंसर था जिसने पहले उन पर महाभियोग चलाया था। किसी भी पर्यवेक्षक के लिए ये स्पष्ट था कि युवान व्यक्तिगत हिसाब चुकता कर रहे थे, लेकिन कहावत है, जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। अगर सेंसर यांग निर्दोष होते तो युवान के पास फायदा उठाने के लिए कुछ भी नहीं होता। सम्राट ललित ने पूरी जांच का आदेश दिया। अधिकारियों ने इस तमाशे को बड़े चाव से देखा, यह मानते हुए कि नाटक अपने चरम पर पहुंच गया है। तभी दरबार स्थगित होने से ठीक पहले रीति रिवाज मंत्री और सम्राट के चाचा गौरव आगे बढ़े और गरजती हुई आवाज में घोषणा की, महामहिम, इस विषय में एक ज्ञापन प्रस्तुत करना है। सभी की निगाहें गौरव पर टिक गईं। हर कोई जानता था कि रीति रिवाज मंत्रालय में उनका पद महज एक मानद उपाधि थी, जो सम्राट ने उनके चाचा को कुछ सम्मान दिलाने के लिए दी थी। मंत्रालय उन्हें केवल नामात्र का मुखिया मानता था और उन्हें मामूली कागजी काम सौंपता था। पिछली अदालती सुनवाइयों में गौरव चुप रहे थे। उनका अचानक प्रकट होना अब किसी परेशानी का संकेत था। गौतम जिंगहुई ने भौहें चढ़ाईं, उनके भीतर असंतोष की लहर दौड़ गई। उनके छोटे भाई ने ज्ञापन प्रस्तुत करने से पहले उनसे सलाह क्यों नहीं ली? क्या गौतम परिवार के मुखिया के रूप में गौरव अब उनके अधिकार का सम्मान नहीं करते थे? अगले ही क्षण गौरव की आवाज गूंजी, इस विषय में मेरे बड़े भाई गौतम जिंगहुई पर दिवंगत सम्राट के शोक काल के दौरान शराब और भोग विलास में लिप्त होने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप एक उपपत्नी गर्भवती हो गई। उसने रिश्वत ली है, आधिकारिक पदों का सौदा किया है और देश के कानूनों का उल्लंघन किया है। अल्पविराम। उसकी गरजती हुई आवाज हॉल में गूंज उठी। हर शब्द गौतम जिंगहुई पर निशाना साधते हुए एक खंजर की तरह था, मानो एक ही झटके में घातक प्रहार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। गौतम जिंगहुई अविश्वास से अपने छोटे भाई को घूर रहा था, मानो उसे पहली बार देख रहा हो। उसका खून गले तक आ गया और कांपते हुए वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम। गौरव दृढ़ खड़ा रहा, उसकी आवाज में न्यायपूर्ण आक्रोश था। बड़े भाई, भले ही हम खून के रिश्ते से जुड़े हों, मैं भाईचारे की खातिर आपके अपराधों को छुपा नहीं सकता। आपने महाराज के भरोसे को धोखा दिया है और गौतम परिवार पर कलंक लगाया है। आप हमारे पूर्वजों का सामना कैसे करेंगे? गौतम जिंगहुई ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर अपनी दृष्टि ड्रैगन सिंहासन पर विराजमान सम्राट की ओर घुमाई। सम्राट का चेहरा शांत था, उनकी आंखें गहन और रहस्यमय थीं, जिससे इस समय उनके विचारों को समझना असंभव था। उसी क्षण गौतम जिंगहुई को अचानक समझ आ गया, जो उसकी जान और उसकी कुलीन उपाधि छीनना चाहता था, वह उसका छोटा भाई नहीं, बल्कि उसका अपना भतीजा था। क्या इसका कारण ये था कि उसने महल के बाहर कुलीन पत्नी मान्या के बारे में अफवाहें फैलाई थीं? या फिर इसका कारण ये था कि उन्होंने अपनी बेटी को राष्ट्र की रानी बनाने की महत्वाकांक्षा कभी नहीं छोड़ी थी? उनकी बड़ी बहन, हालांकि गौतम परिवार की सबसे बड़ी सदस्य थी, लेकिन उन्होंने परिवार के प्रति बहुत कम स्नेह दिखाया था। गौतम परिवार की निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को शाही हरम में धकेल दिया था। उन्हें महज इस बात की अवास्तविक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि वर्तमान सम्राट गौतम परिवार से संबंध रखते हैं। सम्राट ने उन्हें कभी रिश्तेदार नहीं माना। 12 वर्ष पूर्व जब पूर्व सम्राट का देहांत हुआ और उनके भतीजे ने सिंहासन संभाला, तो उन्हें ड्यूक की उपाधि प्रदान करने वाला शाही फरमान विलंबित हो गया था। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि सम्राट उनसे द्वेष रखते हैं क्योंकि उनकी माता ने एक बार महारानी के साथ तब दुर्व्यवहार किया था जब वो अभी भी एक युवती थी,
जब तक उनकी माता जीवित थी, ये द्वेष कभी दूर नहीं हुआ। उस समय उसने अपनी माँ से कहा था कि उसका अस्तित्व ही गौतम परिवार के उत्थान में बाधा बन गया है। उसकी माँ ने उसे केवल ठंडेपन से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मरने के बाद वह सचमुच तुम्हें अपना चाचा मानेगा? जिस दिन वह तुम्हें नापसंद करने लगेगा, तुम्हारा भाग्य भी मेरे भाग्य से बेहतर नहीं होगा। उस समय उसने सुनने से इनकार कर दिया था और हठपूर्वक अपनी माँ से आग्रह किया था कि वो व्यापक दृष्टिकोण अपनाए और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचे। अंत में उनकी माँ ने उनके भले के लिए जहरीली शराब पी ली। अपनी माँ की मृत्यु का दृश्य गौतम जिंगहुई के मन में कौंध गया और उसी क्षण उसे सच्चाई का एहसास हुआ। सम्राट अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे वे कभी अपनी जन्मदाता माँ को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। यदि वह आज्ञाकारी होकर अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता, तो कम से कम वह अपने परिवार की वंश परंपरा को बचा सकता था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, यह विषय 10,000 गुना मौत के लायक है। उसने अपना बचाव नहीं किया और सीधे तौर पर अपराध स्वीकार कर लिया। उसने वास्तव में अपराध किए थे, हालांकि अतीत में उसने उन्हें कभी महत्वपूर्ण नहीं समझा था। सम्राट ललित का चेहरा भावहीन बना रहा, उनकी आवाज ठंडी और कठोर थी। गौतम जिंगहुई ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। दिवंगत सम्राट के शोक काल में एक रखेल को गर्भवती किया है, ये घोर अनादर का कार्य है। इसके अलावा उन्होंने बेपरवाही से सरकारी पदों की खरीद फरोख्त की है, जिससे दरबार भ्रष्ट हुआ है। इसलिए उनकी उपाधि रद्द की जाती है और उन्हें कुलीनता से वंचित किया जाता है। उन्हें शरद ऋतु के बाद मृत्युदंड दिया जाएगा। गौतम परिवार की मुख्य शाखा की संपत्ति जब्त कर राष्ट्रीय खजाने में जमा की जाएगी, ताकि दूसरों को सबक मिले। अपने ईमानदार आचरण और अटूट निष्ठा के लिए जाने जाने वाले रीति रिवाज मंत्री गौरव को उनके सद्गुणों के सम्मान में एक पद कम करके रियासत का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। आम नागरिक गौतम जिंगहुई को शाही जेल ले जाओ। भव्य हॉल में सन्नाटा छा गया। गौतम जिंगहुई द्वारा किए गए अपराधों को देखते हुए सम्राट का दंड कानून के अनुरूप था, पूरी तरह से निष्पक्ष। फिर भी किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सम्राट रक्त संबंधों को इतनी बेरहमी से अनदेखा कर देंगे और उस समय तीर्थयात्रा पर गई महारानी को कोई सम्मान नहीं देंगे। उन्होंने न केवल उपाधि छीन ली और परिवार की संपत्ति जब्त कर ली, बल्कि अपने चाचा को मृत्युदंड भी दे दिया। अगर सम्राट के मामा को भी ऐसा बर्ताव झेलना पड़ा, तो दरबार के बाकी अधिकारियों के लिए क्या उम्मीद थी? उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी, कहीं वे वही गलतियां न दोहरा दें। कुछ मंत्रियों को कुछ ऐसे व्यवहार याद आए जिन्हें उन्होंने पहले मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था, और उनकी पीठ पर पसीना आ गया। उन्होंने ठान लिया कि वे सारी कमियां दूर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी उन पर दोष न निकाल सके। अप्रत्याशित रूप से इस कुलीन उपाधि से सम्मानित गौरव ने वैसी खुशी नहीं दिखाई जैसी उम्मीद की जा सकती थी। इसके बजाय वह स्तब्ध प्रतीत हुआ। उसके भतीजे सम्राट ने उसके बड़े भाई को इतनी निर्णायक रूप से मौत की सजा कैसे सुना दी, जिससे उसके बचने का कोई रास्ता ही न बचा। अपने भाई को चुपचाप घुटने टेककर स्वीकारोक्ति करते देख गौरव को अचानक समझ आया, उसके बड़े भाई ने गुप्त रूप से कुछ और किया होगा, कुछ ऐसा जिसने सम्राट की सहनशीलता की सीमा को पार कर दिया होगा। घर लौटने पर उसे अपने परिवार को कड़ी चेतावनी देनी होगी। मुख्य शाखा का भाग्य उनकी आंखों के सामने था, उन्हें चुपचाप रहना होगा। अब से मुख्य शाखा निश्चित रूप से दूसरी शाखा को शत्रु मानेगी। गौरव का दिल भावनाओं के उथल पुथल से भरा हुआ था, और एक पल के लिए वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सका। जब गौतम परिवार की मुख्य शाखा पर छापा मारा जा रहा था, तब मान्या छोटी रसोई से लाई गई तितली के आकार की कुरकुरी पेस्ट्री की एक प्लेट का आनंद ले रही थी। जिस रोमांटिक ड्रामा को वह देख रही थी, वह हाल ही में समाप्त हुआ था, और उसे लगातार देखते हुए मान्या ने कई पेस्ट्री रेसिपी लिख ली थी, जिनमें ये भी शामिल है। उस छोटी रसोई में काफी समय तक प्रयोग करने के बाद आखिरकार उन्हें बनाने में सफलता मिली। सामग्री सर्वोत्तम गुणवत्ता की थी, और परिणाम स्वरूप बनी पेस्ट्रीज बेहद स्वादिष्ट थीं। मान्या खुद को रोक नहीं पाए और एक के बाद एक उन्हें चट कर गई। मीठे पकवानों से वाकई मन को सुकून मिलता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने छोटी रसोई को एक और बैच तैयार करने और महारानी जाह्नवी को एक थाली भेजने का निर्देश दिया। वह और महारानी जाह्नवी एक ही पद पर थी, और दोनों को स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद था, यह उनकी साझा रुचि थी। जब भी उनकी रसोई में कुछ स्वादिष्ट बनता, वह उसे सबके साथ साझा करना नहीं भूलती थी। अनिच्छा से उसने मेज पर बची हुई पेस्ट्री पर नजर डाली, बस बहुत हो गया। वह और नहीं खा सकती थी। रसोई से 2 और थालियां बनवाओ, उसने कीर्ति और काव्या से कहा। हारिनी के लिए एक हिस्सा अलग रख दो। हारिनी एक पेशेवर महिला थी और अब तक उन्होंने अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी थी।
मान्या के कमरे में आने वाली हर वस्तु को खजाने में रखने से पहले हारिनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचा जाता था। काव्या प्रसन्नतापूर्वक छोटी रसोई की ओर चल पड़ी। पेस्ट्री खत्म करने के बाद मान्या ने अपनी फूलों वाली चाय की चुस्की ली और सोचने लगी कि आगे क्या करना है। शायद उसे एक नया नाटक शुरू करना चाहिए। जीवन बहुत ही आरामदेह था। उसे कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? सिस्टम ने पहले ही उसके लिए एक सूची तैयार कर दी थी, जिसमें से अधिकांश फिल्में उसने अभी तक नहीं देखी थी। जैसे ही वह अपने विकल्पों पर विचार कर रही थी, उसके दिमाग में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में ऐसा हो रहा है? मान्या के सिर में तेज दर्द हो रहा था। रुको और चिल्लाना बंद करो। क्या तुम्हें कोई वायरस लग गया है? मेजबान ने पैलेस इंट्रीग मेन मिशन 1.3 पूरा कर लिया है। सुंदरता के लिए सम्राट को क्रोधित करो, तुम्हारे लिए उसके अपने चाचा को दंडित करो और उसके परिवार की संपत्ति जब्त करो। पुरस्कार, कपास के बीज जल्द ही कपास उत्पादक क्षेत्रों के मानचित्र के साथ वितरित किए जाएंगे। हे भगवान, सम्राट तो कमाल के हैं। मैं जीवन भर उनका समर्पित प्रशंसक रहूंगा। वाह वाह वाह। मान्या सदमे से जम सी गई। क्या मिशन सचमुच पूरा हो गया? अचानक ही पिछली रात सम्राट के शब्द उसके दिमाग में कौंध गए और उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। तो क्या वो उससे झूठ नहीं बोल रहा था? क्या उसने सचमुच उसके लिए अपने चाचा की संपत्ति जब्त कर ली थी? बहुत बढ़िया। कपास के बीज सुरक्षित कर लिए गए। वो कपास की खेती को दूर दूर तक फैलाएगी। रुको, सम्राट के चाचा महारानी के भाई थे और महारानी विधवा अभी भी पूरी तरह से जीवित थी। ओह नहीं, अगर महारानी को पता चल जाए कि सम्राट ने उनकी ओर से क्रोध में आकर यह कदम उठाया है, तो क्या वो यह नहीं मान लेंगी कि मान्या कोई मोहक जादूगरनी थी जिसने सम्राट को मोहित कर लिया था? महारानी होने के नाते उनके जैसी छोटी रानी को कुचलना भोजन करने से भी आसान होता। इस युग में माता पिता के प्रति सम्मान का अत्यधिक महत्व था। भले ही सम्राट उन्हें कितना भी प्यार करते हों, वे उनके लिए कभी भी अपनी मां का अनादर नहीं करते। मान्या की मुस्कान गायब हो गई। वो आंसू बहाने के कगार पर थी। आकाश और पृथ्वी साक्षी हैं, उसने सम्राट के कान में एक शब्द भी नहीं फुसफुसाया था। वो निर्दोष थी। कुछ पल की चिंता के बाद मान्या ने इस मामले पर और अधिक विचार न करने का फैसला किया। आखिरकार महारानी अभी तक महल में नहीं लौटी थी और ज्यादा सोचने से मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। वह पहले ही उस शीत महल में जीवन बिता चुकी थी। अधिकतम क्या हो सकता था? वह हमेशा वहां वापस जाकर सब्जियां उगा सकती थी। ओह हाँ, उसके पास अभी भी चंपा चावल था। एक बार जब इसकी सफलतापूर्वक खेती हो जाती, तो महारानी भी उसे नियंत्रित करने की कोशिश करने से पहले 2 बार सोचती। इस आश्वासन से मान्या का हौसला बढ़ा और वो खुशी खुशी अपने सिस्टम के जरिए ड्रामा देखने लगी, जो अभी हुआ ही नहीं। उस पर दुखी होने का कोई फायदा नहीं था। अगर अंत में कुछ भी न निकले तो क्या वो सारा दुख व्यर्थ नहीं होगा? उसने जैड ब्लॉसम पैलेस के मामलों के बारे में पूछताछ करने की कोई कोशिश नहीं की, मानो उसे कुछ पता ही न हो। आखिरकार उसे ये खबर तो अपने सिस्टम के माध्यम से ही मिली थी। अब उनके लिए कपास के बीज सबसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपनी पुरानी पद्धति पर ही कायम रहने का फैसला किया। प्रतिभाशाली टोंगटोंगजी की भव्य वापसी होगी। सफेद चीनी और मिश्री की सफल मिसालों को देखते हुए सम्राट इस बार टोंगटोंगजी की कृतियों को निश्चित रूप से नजरअंदाज नहीं करेंगे। पिछली बार मान्या ने कवर पर नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था। इसके बजाय उन्होंने मिश्री बनाने की विधि को चतुराई से एक विविध पुस्तक में छिपा दिया था, जो विभिन्न लेखकों के निबंधों का संग्रह थी। इस सूक्ष्म व्यवस्था ने विद्वानों को यह विश्वास दिलाया कि मान्या पर वास्तव में भाग्य की कृपा थी। आखिरकार दूसरी बार उन्होंने बिना देखे ही दूसरी शेल्फ से एक किताब उठा ली थी। इसलिए उसने इस बारे में अपने महल की षड्यंत्र प्रणाली के साथ चर्चा की। टोंग टोंग, इस बार भी पहले की तरह पर्दे के पीछे से ही काम करो। कपास से संबंधित लेखों और नक्शों को दूसरी किताबों में डाल दो और हम उन्हें फिर से उधार ले लेंगे। कपास के बीजों की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। सम्राट चाहे तो लोगों को भेजकर उन्हें उनके मूल क्षेत्र से लाकर रोप सकते थे। मान्या ने मानचित्र देखकर पता लगाया कि मरुस्थान में कपास की खेती होती है, जिसका महान ग्रेट सिटी के साथ स्पष्ट संबंध है। रोपण प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। राजमहल की षड्यंत्र प्रणाली रोमांचित हो गई थी। हालांकि सफेद चीनी और मिश्री ने शाही खजाने में काफी मुनाफा कमाया था, लेकिन कपास की तुलना में उनका महत्व फीका पड़ गया था। टोंगटोंग जी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के एक कदम और करीब पहुंच गया था। इस प्रकार इस प्रणाली ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ काम किया। कपास की खेती का विस्तृत नक्शा अत्यंत कुशलता से बनाया गया था
और कपास के पौधों को सजीवता से चित्रित किया गया था, जो पारंपरिक प्रभाववादी शैली से बिल्कुल अलग था। क्या हमें इसे दोबारा पुस्तकालय में ही छोड़ देना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद मान्या ने अपना इरादा बदल लिया। इस बार आइए सद्गुण मंडप को निशाना बनाएं। अब किसी नई जगह पर तबाही मचाने का समय आ गया है। अफवाह थी कि हानलिन के विद्वान शाही रानियों की हरकतों से परेशान हो चुके थे। कुछ तो उनकी आलोचना भी करते थे कि वे इतने बड़े ज्ञान के भंडार के पास बैठकर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रही हैं और केवल अपना वेतन बर्बाद कर रही हैं। मान्या को ये सुनकर लगभग अपराध बोध महसूस हुआ। सद्गुण मंडप शाही पुस्तकालय था, जिसमें केवल शाही परिवार के सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति थी और इसमें लगभग 80,000 पुस्तकें थीं। उनकी वर्तमान कृपा को देखते हुए पुस्तकें उधार लेना उनके लिए सहज होगा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, सम्राट ललित ने मान्या के हर कदम पर करीब से ध्यान दिया। जैसे ही उसने सद्गुण मंडप जाने का जिक्र किया, उन्होंने उसे एक टोकन दिया और यहाँ तक कि उसकी व्यक्तिगत अगवानी के लिए एक सेवक भी भेजा। मान्या को जाते देख सम्राट ललित का मन प्रसन्न हो गया। निश्चित रूप से मान्या इस बार कपास के बारे में ही पुस्तकें उधार ले रही होंगी। शाही रानियों के बीच नई उभरती हुई पसंदीदा होने के कारण मान्या के हर काम पर सबकी नजर थी। चूंकि उसने अपनी गतिविधियों को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए जल्द ही अन्य रानियों को पता चल गया कि अब वो सद्गुण मंडप से पुस्तकें उधार ले रही हैं। मान्या अब सद्गुण मंडप क्यों जा रही हैं? सम्राट की व्यक्तिगत अनुमति के बिना सद्गुण मंडप से पुस्तकें उधार लेने का अधिकार किसे है? यदि उनके पास राजकुमार या राजकुमारी होते तो वे अपने बच्चों के माध्यम से पुस्तकें उधार मंगवा सकती थी, लेकिन जिनके पास पहले से ही शाही संतानें थीं, उनका भविष्य तो सुरक्षित ही था। उन्हें कृपा पाने के लिए ऐसे हताश उपाय करने की क्या आवश्यकता थी? इसके अलावा कृपा पाने के लिए शाही बच्चों का उपयोग करना केवल सम्राट और महारानी की नापसंदगी को ही न्योता देता। शायद उन्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वे मान्या द्वारा कोई अन्य उपयोगी पुस्तक उधार लेने का इंतजार नहीं कर सकती थी और न ही बेशर्मी से सम्राट से टोकन मांग सकती थी। सम्राट इतने उदार नहीं थे, वे कभी सहमत नहीं होते। बिना किसी परिणाम के दिनों तक पागलों की तरह पुस्तकें उधार लेने के बाद वे मान्या की तुलना में विदूषक जैसी लग रही थी, जिसने केवल 2 प्रयासों में ही सफलता प्राप्त कर ली थी। अधिकांश रानियों ने हार मान ली, लेकिन हिया ने झुकने से इनकार कर दिया। जब उसने सुना कि मान्या सद्गुण मंडप गई है, तो उसे वास्तव में राहत महसूस हुई। उसके विचार में सद्गुण मंडप की पुस्तकें विशेषज्ञों द्वारा अत्यंत बारीकी से व्यवस्थित की गई थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि कोई मूल्यवान ग्रंथ छूट गया हो। मान्या को अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए कोई अन्य पुस्तक नहीं मिलने वाली थी। उसे अपने प्रयासों को दोगुना करना था। पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी साक्षर दासियों को भी पुस्तकें खोजने में लगा दिया था, अन्यथा वह अकेली कभी काम पूरा नहीं कर पाती। लंबे समय तक पढ़ने से अपनी थकी हुई लाल आंखों को मलते हुए उसने महारानी से और साक्षर दासियां मांगने पर विचार किया। तभी उसकी भरोसेमंद दासी उर्वशी दौड़ती हुई अंदर आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह हिया के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। मेरी मालकिन, अनर्थ हो गया। ड्यूक की हवेली पर छापा मारा गया है। ड्यूक को शाही कारागार में डाल दिया गया है और शरद ऋतु में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। उर्वशी ने शाही रसोई में आदेश देते समय रक्षकों को इस बारे में चर्चा करते सुना था और इस खबर ने उसकी आत्मा तक को कपा दिया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि सम्राट की कृपा न मिलने के बावजूद पिछवाड़े के महल में उसकी मालकिन का दबदबा पूरी तरह से सम्राट की चचेरी बहन होने की उनकी स्थिति पर निर्भर था। लेकिन अगर सम्राट ने कोई दया नहीं दिखाई, हवेली पर छापा मारा और ड्यूक को मौत की सजा भी सुना दी, तो फिर कोई रिश्तेदारी नहीं बची थी। यह एहसास होते ही उर्वशी अपने आंसू नहीं रोक सकी। गौतम परिवार खत्म हो चुका था और गुलमोहर दरबार भी। सिया के कानों में एक बहरा कर देने वाली गूंज भर गई। उसकी आंखें जलने लगीं जब उसने उर्वशी को घूर कर देखा। उसका हाथ एक क्रूर थप्पड़ मारने के लिए उठ गया। उसके लंबे नाखूनों ने उर्वशी के चेहरे को खरोंच दिया, जिससे उसकी गोरी त्वचा पर एक गहरा खूनी घाव बन गया। दुष्ट दासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को कोसने की? सिया का अचेतन मन सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उसके पिता सम्राट के चाचा थे। महामहिम इतने क्रूर कैसे हो सकते थे? नहीं, ये सब झूठ था। यह नीच दासी जरूर गद्दार बन गई होगी, जो उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर बकवास कर रही थी। रक्षकों, इस अभागी को बाहर ले जाओ और पीट पीट कर मार डालो। क्रोध और भीतर छिपे भय से अंधी होकर सिया ने अपना विवेक खो दिया था। उर्वशी ने अपने खूनी चेहरे को पकड़ लिया। जब नमक ने उसके घाव को जलाया तो उसके आंसू बहने लगे।
हताश होकर वह चिल्लाए, ये सेविका आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगी, मेरी मालकिन। गौरव जी ने आज दरबार में ड्यूक का पर्दाफाश किया है। सुबह की सभा के तुरंत बाद ड्यूक को ले जाया गया। गौरव, उसके चाचा। सिया की आंखों में घृणा की आग भड़क उठी। उसके चाचा को मुख्य परिवार की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या रही होगी और उन्होंने जानबूझकर उसके पिता की बदनामी की होगी। नहीं, उसे सम्राट से मिलना ही होगा। सिया हॉल से बाहर भागी, लेकिन चौखट से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पिनें बिखर गईं। अपनी हथेलियों के दर्द और अपनी बिखरी हुई हालत को नजरअंदाज करते हुए वो एक ही विचार से ग्रस्त होकर उठ खड़ी हुई। उसे सम्राट से दया की भीख मांगनी ही होगी। उसे नहीं पता था कि सम्राट ने क्या ढूंढ निकाला था या उसके चाचा ने क्या आरोप लगाए थे, लेकिन उसे अपने पिता के जीवन की भीख मांगनी थी। यदि मुख्य परिवार गिर गया, तो वह वास्तव में महल में एक ऐसी महिला बन जाएगी जिसे कोई भी कुचल सकता था। इस समय उसकी बुआ यानी महारानी विधवा महल में नहीं थी, अन्यथा अपनी बुआ के सम्मान में सम्राट इतने निर्दयी न होते। लेकिन इससे पहले कि सिया गुलमोहर दरबार से बाहर निकल पाती, उसे रोक दिया गया। उसी समय सम्राट ललित का शाही फरमान भी आ पहुंचा। फरमान में उन सभी महल के नियमों की विस्तृत सूची दी गई थी जिनका सिया ने इतने वर्षों में उल्लंघन किया था। महल की दासियों को क्रूरता से नुकसान पहुंचाना, महारानी, हिया और अन्य रानियों का अनादर करना, सम्राट की गतिविधियों की जासूसी करना। अंत में फरमान में घोषणा की गई कि सिया को उनके पद से वंचित कर दिया जाएगा और एक आम नागरिक बना दिया जाएगा, और अपने पापों को धोने के लिए बौद्ध सूत्रों का जाप करने तथा ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाने के लिए शाही कारागार में भेज दिया जाएगा। शाही कारागार विशेष रूप से उन रानियों को कैद करने के लिए था जिन्होंने गंभीर अपराध किए थे। वहां भेजे गए लोगों को कोई सेवक लाने की अनुमति नहीं थी। सूत्रों का जाप करने और ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाने के अलावा उन्हें लकड़ियां काटनी पड़ती थी और खेतों में श्रम करना पड़ता था। सिया शाही कारागार जाने के बजाय शीत महल में निर्वासित होना पसंद करती। बचपन से ही उसका लाड प्यार से पालन पोषण हुआ था, वह इतनी कठिनाई कैसे सह सकती थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बड़बड़ाई, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करती हूँ। मैं अपने चचेरे भाई से मिलना चाहती हूँ। ये सच नहीं हो सकता। चचेरे भाई मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मुझे फंसाया गया है। फरमान लाने वाले सेवक ने पूर्व सिया को देखा। नहीं, अब वो केवल एक आम नागरिक थी जो अभी भी हार मानने से इनकार कर रही थी। उसने कुछ नाम बोले। उन्हें सुनते ही सिया की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई जो उसके अंगों में फैल गई, मानो उसका दिल जम रहा हो। ये वे जासूस थे जिन्हें गौतम परिवार ने इतने वर्षों में पूरे महल में लगाया था। यहाँ तक कि उसकी बुआ महारानी विधवा को भी उनके बारे में नहीं पता था। जब उसने महल में प्रवेश किया था तो ये सूची सिया को सौंपी गई थी। तो सम्राट को उनके अस्तित्व का पता चल गया था, इसीलिए वे अब उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। महल में प्रवेश करने के बाद से उसके गर्भपात की घटना को छोड़कर सब कुछ सुचारू रूप से चला था। इसने उसके अहंकार को बढ़ा दिया था, जिससे उसने महारानी तक को नजरअंदाज कर दिया और अपनी शुरुआती सावधानी छोड़ दी। उसने हाल ही में बहुत लापरवाही से काम किया था, यहाँ तक कि मान्या को जहर भी दिया था, जिससे सम्राट के लिए सुराग छूट गए और गौतम परिवार का विनाश हो गया। लेकिन अगर सम्राट ने उसे थोड़ी सी भी कोमलता दिखाई होती, तो वह इतनी अपरिचित न बनती। उसके सीने में नफरत का गुबार उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के कोनों से आंसू फिसल गए, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। सिया की आवाज निराशा से भरी थी। झूठे आरोप गढ़ना आसान है। सम्राट मुझे कुलीन पत्नी मान्या का बदला लेने के लिए इस तरह सजा दे रहे हैं, है ना? मैं उनके प्रति उसकी कृपा से ईर्ष्या के कारण क्षण भर के लिए अंधी हो गई थी, इसीलिए मैंने उसके खिलाफ काम किया। मैं बस सम्राट से बहुत प्यार करती थी। सम्राट वास्तव में कुलीन पत्नी मान्या से प्यार करते हैं, इतना कि वे हमारे गौतम परिवार को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। मुझे उनसे इतना स्नेह मिलने पर कितनी ईर्ष्या होती है। उसकी झुकी हुई पलकों ने उसकी आंखों में छपी नफरत को छिपा लिया। उसने यह विश्वास करने से इनकार कर दिया कि महारानी मान्या के लिए सम्राट के दिल में विशेष स्थान के बारे में जानने के बाद अपना तथाकथित गुणी मुखौटा बनाए रख सकती हैं। नहीं, वो मान्या को आसानी से जीने देती। वो सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हासिल कर सकती थी जो सिया हमेशा से चाहती थी। एक वैध पत्नी थी, राष्ट्र की माता, जिसे युवराज का समर्थन प्राप्त था। दूसरी प्रिय संगिनी थी, जिसे सम्राट ने अपनी हथेली पर सजाकर रखा था। वह सोच रही थी कि उसके तथाकथित प्रतिभावान और वीर चचेरे भाई किसे चुनेंगे। अफसोस की बात है कि वो उन्हें एक दूसरे को फाड़ते हुए देखने के लिए नहीं रुक पाएगी। अब यही एकमात्र तरीका था जिससे वो गुप्त रूप से बदला ले सकती थी। खिड़की के पास एक किराएदार सोफे पर
जूही के हाथों ने बगीचे से ताज़ा तोड़े गए गुलाबों को सावधानी से छांटा। घुटनों के बल बैठी एक दासी ने सिर झुकाकर गुलमोहर दरबार में हुई घटनाओं की जानकारी दी। क्या सिया ने सचमुच ऐसी बातें कही थी? भव्य महलनुमा वस्त्रों में सजी महारानी कुछ देर रुकी। नक्काशीदार खिड़की की जाली से छनकर आती धूप उनकी हाथ में पकड़ी चांदी की कैंची पर ठंडी चमक बिखेर रही थी। छोटू ने खुद सुना, एक भी शब्द मनगढ़ंत नहीं था। इस नौकरानी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सम्राट मान्या के परिवार का बदला लेने के लिए गौतम परिवार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गुलमोहर दरबार को अब सील कर दिया गया है। छोटू गुलमोहर दरबार में उनकी जासूस थी। वह कुछ सामान लेकर लौटी ही थी कि उसने महल को बंद होते देखा। अपनी सूझबूझ से उसने छिपकर तुरंत उनसे संपर्क किया और खबर दी। रानी की आवाज में एक हल्की सी आह थी। तो सम्राट किसी से प्रेम करने, उनकी इतनी सावधानी से रक्षा करने और उन्हें जरा सा भी कष्ट न सहने देने में सक्षम है। मैंने हमेशा सोचा था कि उनका दिल केवल राष्ट्र के लिए धड़कता है। इतने वर्षों तक उनके साथ रहने के बाद भी मैंने उन्हें इतना अविवेकी व्यवहार करते कभी नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि महान राजवंश एक और प्रेम में पागल मूर्ख को जन्म दे रहा हो? उनकी दासी को पिछले राजवंश की दिवंगत महारानी की याद आ गई। हो सकता है कि कुलीन महिला मान्या एक और प्रिय महारानी बन जाए। क्या पता किसी दिन वो आपकी महारानी को भी पछाड़ दे। शीत महल को छोड़ने के बाद भी सम्राट ने उसे गुलाब महल में बसाया, जिससे दशकों से बंद पड़े उस निवास को पुनर्जीवित किया गया। महारानी खड़ी हो गई। उनकी मुस्कान रहस्यमय ढंग से शांत थी। मैं लगभग आशा करती हूँ कि उसका भी वही हश्र हो, इतना कि वो हमारी आदरणीय महारानी को भी अपने साथ नीचे खींच ले जाए। महारानी और युवराज की स्थिति बहुत ही सुरक्षित थी, इतनी सुरक्षित कि घुटन महसूस होने लगी थी। सिया बेहद अक्षम थी। उसने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। सम्राट की चचेरी बहन होने के नाते उसके पास मौजूद संसाधनों और पर्दे के पीछे से मिलने वाले अप्रत्यक्ष समर्थन के बावजूद उसका यही हाल हुआ था। अगर उसने तुरंत सारे सबूत मिटा न दिए होते तो जांच उस तक पहुंच सकती थी। महामहिम, क्या हमें सिया की बातों का प्रसार करना चाहिए? महारानी की आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। मूर्ख, लापरवाही मत करो। मैं इसके बारे में बाहर जरा भी नहीं सुनना चाहती। क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट मूर्ख हैं? अगले कुछ वर्षों तक अन्य महलों से सभी संपर्क तोड़ दो। कुछ भी नहीं है। इस बार उसकी रक्षा करने के लिए सिया नहीं थी। वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो थोड़ा और इंतजार कर सकती थी। इसके अलावा महारानी को भी आखिरकार पता चल ही जाएगा, और महारानी माँ को भी। ये सिया की आखिरी चाल थी। महल में अब चहल पहल बढ़ने वाली है। कभी भव्य रहा वो महल अब शाही पहरेदारों से घिरा हुआ था। अधिकारी लगातार आ जा रहे थे और सोने, चांदी और रत्नों से भरे बक्से जब्त करके राजस्व मंत्रालय ले जाए जा रहे थे। महल के अंदर से सिसकने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। राजधानी के नागरिक, जो हमेशा तमाशा देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, प्रवेश द्वार के आसपास जमा हो गए और गपशप में मग्न हो गए। हे भगवान, गौतम परिवार ने किसका अपमान किया है? यहाँ इतने सारे अधिकारी क्यों हैं? ये तो सम्राट के अपने चाचा हैं, प्रथम श्रेणी के ड्यूक। क्या उन्हें डर नहीं लगता? तुम्हें खबरों की जानकारी नहीं है। वो ड्यूक अब अपनी जान भी नहीं बचा सकता। हमारे सम्राट बिल्कुल निष्पक्ष हैं। कानून तोड़ने पर तो उनके अपने चाचा को भी नहीं बख्शा जाता। सुनो, गौतम जिंगहुई इतना भ्रष्ट है कि उसके पैरों से भी सड़ांध निकलती है। उसका छोटा भाई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आवारा, जो इस दुर्लभ ध्यान का आनंद ले रहा था, उसने जोश से सुनी सुनाए अफवाहें सुनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे श्रोता बढ़ते गए, उसने कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया और मनगढ़ंत बातें जोड़ दी कि कैसे गौतम जिंगहुई के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के अपराधों का पर्दाफाश किया था। उनकी जीवंत कहानी कहने की शैली ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धन्यवाद भाई। आपकी दयालुता के बिना हम जैसे आम लोग ऐसे रहस्य कभी नहीं जान पाते। भीड़ में मौजूद एक लंबे, दुबले पतले युवक ने कहा। उसके साधारण वस्त्रों ने उसके परिष्कृत व्यक्तित्व को जरा भी कम नहीं किया, जो किसी सुंदर बांस की तरह लग रहा था। उसके आकर्षक, सुरुचिपूर्ण चेहरे और वसंत जैसी गर्मजोशी भरी मुस्कान ने उसे तुरंत सबका प्रिय बना दिया। आवारा आदमी ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया। अरे, मैं तो बस यूं ही बातें कर रहा था। आप तो विद्वान हैं, है ना? राजधानी में नए आए हैं। युवक ने हल्के से सिर हिलाया। घर में कुछ परेशानियों के कारण मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आया हूँ। मैं इस शहर से अपरिचित हूँ, इसलिए मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आवारा आदमी ने गर्व से कहा, आप सही आदमी के पास आए हैं। राजधानी के बारे में मुझे सब कुछ पता है। आजकल यहाँ बहुत हलचल है। सेंसयांग ने योन के उत्तराधिकारी पर आरोप लगाया,
लेकिन उनका अपना भ्रष्टाचार उजागर हो गया और उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। और उस उत्तराधिकारी की किस्मत भी खराब चल रही है। न सिर्फ उसे फंसाया गया, बल्कि उसकी सौतेली माँ की नौकरानी ने उसकी जन्म देने वाली माँ का दहेज भी हड़प लिया। शाही दरबार ने तो राजकुमारी को भी घर परिवार को अनुशासित न करने के लिए फटकार लगाई। और हाँ, एक नई शाही पत्नी भी है, जिनके बारे में अफवाह है कि वे दिवंगत सम्राट के सपनों का एक शुभ सितारा हैं, जो बिजली की गति से तरक्की कर रही हैं। पर्याप्त सुनने के बाद युवक ने उसे एक ताजी खरीदी हुई रोटी थमा दी। लो भाई, एक कुरकुरी तिल की रोटी। इसकी सादगी पर ध्यान मत देना। उसे धन्यवाद देने के बाद युवक भीड़ से निकलकर इत्मीनान से एक गली में चला गया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, कुछ लोग धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे और एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। एक ने फुसफुसाते हुए कहा, महामहिम, अगर आपको जानकारी चाहिए थी तो आप गुप्तचरों को जांच करने का आदेश दे सकते थे। उस निकम्मे गपशप करने वाले के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? चिराग हल्का सा मुस्कुराया। अफवाहों से ज्यादा मैं ये सुनना चाहता था कि जनता वास्तव में शाही परिवार के बारे में क्या सोचती है। मन ही मन वह हंसा। अगर उसने गुप्तचरों को भेजा होता तो रिपोर्ट बहुत सूखी होती। आम लोगों की कहानियों जैसा जीवंत कुछ नहीं मिलता। वह एक हवेली के सामने रुका और पिछला दरवाजा तुरंत खुल गया। आधा घंटा बाद वह बिल्कुल नए परिधान में बाहर निकला। रेशमी वस्त्र, कमर पर लगा बेदाग कीमती पत्थर का लॉकेट, सुरुचिपूर्ण और निस्संदेह शाही। चलो महल लौटते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि ग्रेट सिटी का युवराज चिराग था। शाही समाधि से चिराग के लौटने की खबर पूरे महल में तेजी से फैल गई। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था कि समाधि के निर्माण की देखरेख करना केवल एक बहाना था। वे नमक व्यापारी बेहद चालाक थे। इन बहियों को सुरक्षित करने में मुझे काफी समय लगा, चिराग ने शांति से कहा। हालांकि सम्राट के सामने खड़े होते समय उसकी आंखों में एक तीखी चमक आ गई। भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करते समय उसने आंशिक रूप से जली हुई बहियों में सबूत पाए थे कि कई बड़े नमक व्यापारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे, नमक और हथियारों की तस्करी कर रहे थे। और अधिक प्रमाण जुटाने के लिए उसने अपनी वापसी में देरी की और महत्वपूर्ण बहियों को अपने पिता सम्राट ललित तक पहुंचाने से पहले कई हत्या के प्रयासों से बचा। साक्ष्यों को देखते हुए सम्राट ललित ने अपने क्रोध को दबाया। उनकी आवाज गंभीर थी। मुनाफे के लिए वे हमारे दुश्मनों की मदद करके देश की नींव को धोखा देंगे। ये राजद्रोह है, लेकिन जाल बहुत बड़ा है। लापरवाही से काम करने से दरबार अस्थिर हो सकता है। तुम्हारी क्या सलाह है, चिराग? चिराग ने बिना किसी जल्दबाजी के जवाब दिया। कई व्यापारियों ने आपदा राहत में उदारतापूर्वक योगदान दिया। उन्हें साजिशकर्ताओं के संचालन को बाधित करने के लिए नमक के एक अधिकार के परमिट से पुरस्कृत करें, जिससे वे अपने निशानों को छिपाने में बहुत व्यस्त रहें। इस बीच अधिक सबूत इकट्ठा करने के लिए विश्वसनीय एजेंटों को भेजें। नए साल के भोज में हम उन सभी को पकड़ लेंगे। सम्राट ललित की आंखों में स्वीकृति की एक झलक चमकी। सही सोचा, तुम इस यात्रा से परिपक्व हुए हो। मामले की देखरेख के लिए कोई सिफारिश? थोड़े विश्राम के बाद चिराग ने सुझाव दिया। राजकुमार युग के उत्तराधिकारी के बारे में क्या ख्याल है? युवान ने कुछ ही दिनों में अपना नाम साफ कर लिया और सेंसर यांग पर पासा पलट दिया। उनकी चतुराई का प्रमाण है। चूंकि शामिल अधिकारियों में सुई के अर्ल शामिल हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वे इस कार्य का आनंद लेंगे। उसका स्वर हल्का मजाकिया हो गया। सम्राट ललित ने एक हल्की मुस्कान दी। एक उपयुक्त निर्णय। युवान के महाभियोग के बाद सम्राट ललित के जासूसों ने राजकुमार युग की पत्नी की संलिप्तता के संकेत पाए थे। युवान की सौतेली माँ और जुड़वा बच्चों की माँ होने के नाते वह स्पष्ट रूप से अपने बेटे के लिए उत्तराधिकार चाहती थी। शाही गंदे कपड़े धोने के बजाय युवान ने चालाकी से उस पर अपनी दिवंगत मां के दहेज को हड़पने का आरोप लगाया था। सम्राट ललित ने उसे फटकार लगाई थी, ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाने का आदेश दिया था और घरेलू प्रबंधन में मदद करने के लिए एक महल की महिला को भेजा था। राजकुमार युग की पत्नी सुई के अर्ल की सगी बहन थी। जहां तक राजधानी छोड़ने का सवाल है, कोई भी बहाना काम करेगा। युवान की विद्रोही प्रतिष्ठा ने समाधि रखरखाव की सजा को पूरी तरह से बोधगम्य बना दिया। सम्राट ललित ने मन ही मन सोचा, समाधि का बहाना वास्तव में बहुमुखी था। निर्माण को धीमा रखना ही सबसे अच्छा है, उन्हें इसकी फिर से आवश्यकता हो सकती है। शाही पिता और पुत्र ने जांच दल के उप उम्मीदवारों पर चर्चा जारी रखी। जैसे ही चिराग जाने की तैयारी करने लगा, सम्राट ललित ने उसे रोक दिया। रुको, एक और बात है। उन्होंने अपना गला साफ किया। दिवंगत सम्राट द्वारा सपने में दर्शन दिए जाने के बाद मुझे मान्या की गलत कैद के बारे में पता चला और मैंने उसे शीत महल से स्थानांतरित कर दिया। अपने सबसे भरोसेमंद उत्तराधिकारी के साथ भी
सम्राट ललित ने अपना रहस्य गुप्त रखा कि उन्होंने मान्या को आत्माओं से बात करते देखा था। सरकारी कहानी पर कायम रहे। चिराग ने एक विनम्र लेकिन अजीब सी मुस्कान दी। उसे अपने पिता की शाही रानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उन्होंने सुना था कि इस विशेष रानी ने शाही पुस्तकालय में परिष्कृत सफेद चीनी और मिश्री बनाने की विधि खोजी थी। राजधानी के बाहरी इलाकों में चीनी बनाने की कार्यशालाएं बनाई जा रही थी और जल्द ही आम लोगों को सस्ती सफेद चीनी उपलब्ध हो जाएगी। इसीलिए सम्राट बार बार उनका पद बढ़ा रहे थे। 2 दिन पहले लेडी मान्या ने सद्गुण मंडप से कुछ पुस्तकें उधार ली और उनमें से एक में उन्हें मरुस्थान से कपास के रिकॉर्ड मिले। कपास, ये सेमल से कैसे अलग है? ग्रेट सिटी में पहले से ही सेमल था, जिसे लोग रजाइयों और तकियों में भरते थे। सम्राट ललित ने पुस्तक निकाली और उस पृष्ठ को खोला जिसे उन्होंने अनगिनत बार पढ़ा था। यह मरुस्थान का कपास है। 1 सदी पहले वहां के पर्वतीय लोग इसे कपड़े में बुनते थे, जो ठंड से बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता था। दुर्भाग्य से कारीगर ने अपने कबीले के लोगों को ये तकनीक देने से इनकार कर दिया और उसकी मृत्यु के बाद ये शिल्प खो गया। बाद में वे पर्वतीय लोग कहीं और चले गए और रिकॉर्ड उनके साथ गायब हो गए। यदि ग्रेट सिटी के किसी नागरिक ने मरुस्थान की यात्रा न की होती और गुप्त रूप से ये तकनीक न सीखी होती, तो ऐसा खजाना कभी सामने नहीं आता। सिस्टम ने कहानी को जोड़ने का एक त्रुटिहीन काम किया था। गढ़ी गई कहानी स्थानीय किंवदंतियों के साथ भी मेल खाती थी। विवरण इतना आश्वस्त करने वाला था कि सम्राट ललित को लगभग खुद पर विश्वास हो गया था। चिराग स्तब्ध रह गया। लेडी मान्या को ये भी मिला। सम्राट ललित ने गंभीरता से सिर हिलाया। यदि उन्होंने अपने चाचा की संपत्ति जब्त न की होती तो उन्हें ये कपास का नक्शा नहीं मिलता। वे भी कुछ श्रेय के हकदार थे। चिराग की नज़र जल्द ही इसके पास मौजूद नक्शे पर टिक गई। यह नक्शा अविश्वसनीय रूप से विस्तृत है। सम्राट ललित मुस्कुराए। प्रतिभावान विद्वान टोंगटोंगजी एक दुर्लभ यात्री हैं। उन्होंने विदेशों में मिश्री और सफेद चीनी की रेसिपी भी खोजी थी। प्रतिभावान विद्वान टोंगटोंगजी, चिराग ने नाम दोहराया। उनका आमतौर पर शांत रहने वाला चेहरा थोड़ा सा उतर गया। उनके दिमाग में एक श्रद्धेय ऋषि की छवि तुरंत चकनाचूर हो गई। सम्राट ललित अपने बेटे की ये दुर्लभ प्रतिक्रिया देखकर प्रसन्न हुए और स्नेह से बोले, यह उनका उपनाम है। चिराग ने जल्दी ही अपना आपा वापस पा लिया। भले ही उस व्यक्ति ने किसी भी उपनाम का इस्तेमाल किया हो, उसके योगदान इतिहास में स्थान पाने के लिए पर्याप्त थे। वो बड़बड़ाया, मुझे उम्मीद है कि यह कपास उतनी ही अच्छी होगी जितना कि रिकॉर्ड में दावा किया गया है। राजधानी से बाहर की उनकी यात्रा ने उन्हें आम लोगों की कठिनाइयों को दिखाया था और अब वे समझ गए थे कि एक राष्ट्र पर शासन करना और यह सुनिश्चित करना कितना कठिन था कि उसके लोगों को भोजन और वस्त्र मिले। सम्राट ललित ने कहा, मैंने तुम्हारे दादा के भाई को एक गुप्त फरमान भेजा है, जिसमें इस कपास को चुपके से खोजने और जितनी जल्दी हो सके वापस लाने का आदेश दिया गया है। चिराग के दादा के भाई, महारानी के चाचा, कोई और नहीं बल्कि जनरल लोकेश थे, जिन्होंने वर्षों तक दक्षिणी सीमा की रक्षा की थी, वही क्षेत्र जो ग्रेट सिटी और मरुस्थान के बीच था। यदि कपास असली साबित होती है, तो कुलीन महिला मान्या, जिन्होंने पुस्तक खोजी थी, एक महान मेधावी नागरिक होंगी। तब मैं उन्हें बढ़ावा दूंगा। सम्राट ललित ने युवराज के साथ इस पर चर्चा की थी ताकि वे मान्या को कोई मोहक जादूगरनी समझकर उनके प्रति पूर्वाग्रह न बना लें। चिराग ने अपने पिता का आशय समझा और ईमानदारी से जवाब दिया, मैं ऐसी गुणी संगिनी पाने पर महामहिम को बधाई देता हूँ। वो केवल पद ही नहीं बल्कि सम्मान की भी हकदार थी। वास्तव में चिराग को तो ये भी लगा कि उनके पिता पदोन्नति के मामले में थोड़े कंजूस हो रहे थे। आधिकारिक मामलों को समाप्त करने के बाद सम्राट ललित ने युवराज को आराम करने के लिए भेज दिया और यहाँ तक कि उनकी जांच के लिए शाही चिकित्सक को भी बुलाया। इसके साथ ही पूर्वी महल में प्रचुर मात्रा में पुरस्कार पहुंचे, जो सम्राट की कृपा और संतुष्टि का स्पष्ट प्रदर्शन था। युवराज काफी समय से दूर थे और यद्यपि आधिकारिक कारण समाधि की मरम्मत की देखरेख करना था, कुछ स्वयंभू प्रतिभावान लोगों ने इसे उनके निर्वासन के रूप में समझा था। इन पुरस्कारों के साथ शाही हरम समझ गया कि सम्राट के दिल में युवराज का स्थान अटूट बना हुआ है। शाही चिकित्सक को विदा करने और यह महसूस करने के बाद कि उसे कुछ समय के लिए कड़वी दवा सहनी पड़ेगी, चिराग ने एक आह दबाई। उसने ताजे वस्त्र पहने और महारानी को प्रणाम करने के लिए क्वीन पैलेस गया। महारानी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने दरबारी मामलों को दरकिनार करते हुए महल के बाहर उनके जीवन के बारे में पूछताछ की। चिराग ने कुछ मनोरंजक किस्से सुनाए, जिससे वह दिल खोलकर हंस पड़ी। अंत में महल की रसोई से ताजे बने बटर क्रिस्प्स भेजे गए और महारानी मुस्कुराई। बिल्कुल सही समय पर आए हैं, आइए मेरे साथ कुछ खाए। वह अपने बेटे को सबसे अच्छी तरह जानती थी।
हालांकि वह खाने के प्रति उदासीनता का दिखावा करता था, लेकिन असल में उसे मीठा बहुत पसंद था। चिराग की निगाहें बटर क्रिस्प्स पर टिक गई। क्या ये शाही रसोइयों की कोई नई रेसिपी है? महारानी ने सिर हिलाया। लेडी मान्या को यह नुस्खा एक पुस्तक में मिला और उन्होंने मुझे भेजा। मुझे ये काफी पसंद आया। राजधानी लौटते ही चिराग को हर जगह मान्या का नाम सुनाई देने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वो नाम उसके कानों में गूंज रहा हो। उसकी माँ के लहजे से लग रहा था कि वो उनसे बहुत स्नेह करती हैं। उसके विचारों को भांपते हुए महारानी मुस्कुराई। वह लड़की तो वाकई मनोरंजक है। उसके विचार एक उथले तालाब की तरह पारदर्शी थे, फिर भी वह इस बात से आश्वस्त थी कि वह एक उत्कृष्ट अभिनेत्री है और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जब वह पहली बार सम्मान व्यक्त करने आई थी, तो मान्या संकोची थी, लेकिन एक बार जब वह सहज हो गई, तो वह बिना किसी झिझक के आराम से चाय की चुस्की लेती थी और पेस्ट्री का नाश्ता करती थी। एक बार महारानी ने उनसे उनकी पसंद के बारे में पूछा था। अन्य लोग शायद अस्पष्ट उत्तर देते, लेकिन मान्या ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उन्हें महल के चाय के केक बहुत पसंद हैं और उन्होंने बादाम टोफू की भी प्रशंसा की। महारानी को यह भी पता था कि सिया ने ले जाए जाने से पहले क्या कहा था। वह केवल यही निष्कर्ष निकाल सकती थी कि सिया ने सम्राट और खुद महारानी दोनों को कमा का था। जब वे बटर क्रिस्प्स का आनंद ले रही थी, तभी महल की दासियां एक एक करके हरम के मामलों की रिपोर्ट देने आई। एक रानी पेड़ से गिर गई, एक अन्य पेस्ट्री बनाते समय जल गई। महारानी ने इन मामूली मामलों को बड़ी सहजता से संभाला और चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। पता नहीं इन्हें कहाँ से पता चला कि सम्राट ने मान्या को पहली बार तब देखा था जब वो एक पेड़ पर थी। अब तो ये सब पेड़ों और दीवारों के पीछे पागल हो गए हैं। उन्होंने शायद यह मान लिया होगा कि सम्राट को पेड़ पर चढ़ने वाली महिलाएं पसंद थीं। इस महीने ये तीसरी बार गिरने की घटना थी। चिराग। इन दिनों महल में काफी चहल पहल रहती थी। पेड़ों पर चढ़ना, इन शब्दों ने चिराग के मन में एक लंबे समय से भूली हुई याद को ताज़ा कर दिया। बचपन में वह पेड़ पर चढ़कर उसकी शाखाओं में फंसी पतंग को सावधानीपूर्वक सुलझाता था। नीचे एक छोटी बच्ची उत्सुकता से देख रही थी। जब उसे अपनी पतंग वापस मिली, तो वह खुशी से झूम उठी। धन्यवाद, मेरी पतंग बचाने के लिए। मैं स्वयं को आपके प्रति समर्पित करती हूँ। चिराग को अचानक तेज खांसी आई, जिससे महारानी ने चिंता भरी नजरों से उसे देखा। उसने बनावटी बेपरवाही दिखाते हुए अपना कप नीचे रख दिया। ये सिर्फ बहुत मीठा है। कपास दान करने के बाद मान्या को लगा जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। अपना दिन ड्रामा देखने और कॉमिक्स पढ़ने में बिताते हुए, कभी कभार शाही परिवार की करीबी सहेलियों से मिलने जाकर वो एक आरामदेह और चिंतामुक्त जीवन जीती थी। युवराज के महल में लौटने से उसकी आरामदायक दिनचर्या में कोई खलल नहीं पड़ा। पूर्वी महल पिछले महल से काफी दूर था और भोजों के अलावा वहां मेल जोल के बहुत कम अवसर थे। वो कभी कभार ही महल की दासियों को युवराज की सौम्य, निर्मल स्वभाव की प्रशंसा करते सुनती थी कि वे सभी के साथ दयालुता से पेश आते थे, जिससे वे महल में सर्वप्रिय थे। इसके मुकाबले एक मामूली घटना ने उसे पूरी तरह से अवाक कर दिया। एक और साथी पेड़ से गिर गई। काव्या के चेहरे पर भी बेबसी के भाव थे। किसी तरह लोगों को पता चला है कि महाराज एक बार नाशपाती तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े थे और संयोग से उनकी मुलाकात महाराज से हो गई। कुछ लोग अब उस बाग को शुभ स्थान मानते हैं, जबकि अन्य सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे रानियां वरिष्ठ रानियों की देखरेख में महलों में नहीं रहती, तो शायद वे भी आपकी नकल करने के लिए अपने आंगनों में चावल उगा रही होती। मान्या को लगा कि उसकी भावनाएं शब्दों से परे हैं। काव्या ने आगे कहा, कुछ तो हमारी महल की दासियों के पास भी चुपके से जाकर आपकी मेकअप शैली और पसंद के बारे में पूछ रही हैं। ऐसा लगता है कि वे आपकी नकल करना चाहती हैं। पूछताछ की गई नौकरानी ने तुरंत इसकी सूचना काव्या को दी। काव्या ने उसे मुट्ठी भर तांबे के सिक्के देकर पुरस्कृत किया। मान्या ने पूछा, क्या उन्होंने पैसे की पेशकश की? काव्या ने उत्तर दिया, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जिन ए ने इसे अस्वीकार कर दिया। मान्या गुस्से में थी। मेकअप टिप्स जैसी चीजें साझा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें पैसे ले लेने चाहिए थे। यह मुफ्त की कमाई है, पहले खुद ले लो, फिर मुझे बता देना। इसे एक तरह का अतिरिक्त व्यवसाय माना जा सकता है। मान्या को लगा कि ऐसी परिस्थितियां अपरिहार्य हैं। अपने अधीनस्थों की ईमानदारी को प्रलोभन देकर परखने के बजाय उन्हें खुले तौर पर अतिरिक्त आय अर्जित करने देना बेहतर था। काव्या सहमत हो गई और उसने कीर्ति के साथ इस बात पर चर्चा शुरू कर दी कि कौन कौन सी जानकारी बाहरी रूप से साझा की जा सकती है। मेजबान, आप कमाल हैं। अन्य महिला मुख्य किरदार आमतौर पर विशेष मेकअप या बहने वाली आस्तीन वाली पोशाकों जैसे चलन स्थापित करती हैं, लेकिन आपने महल में पेड़ पर चढ़ने का चलन शुरू कर दिया है।
पेड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छी कसरत है। खैर, मैं अब अपनी मिर्च और चंपा चावल देखने जा रही हूँ। जब उसे तीखा खाने की बहुत इच्छा होती थी तो वह खास तौर पर मिर्च के पौधे खरीदती थी और शीत महल छोड़ते समय उन्हें अपने साथ ले जाना नहीं भूलती थी। हालांकि काव्या और कीर्ति उसे ये पौधे खाने देने से हिचकिचाती थी, लेकिन हाल ही में जब वह शाही पुस्तकालय गई और दावा किया कि उसने एक किताब में इस पौधे को देखा है जिससे ये पुष्टि हो गई कि यह खाने योग्य है, तब जाकर उसने आखिरकार अपना पहला तीखा व्यंजन चखा। उसने आगे उगाने के लिए मिर्च के सारे बीज बचाकर रखे। चंपा चावल के अलावा उसका आंगन अब मिर्च के पौधों के लिए समर्पित था। वर्तमान फसल में अभी अंकुर फूटे ही थे और मान्या का अनुमान था कि वे नए साल से पहले फल देंगे। सर्दियों में गर्मा गर्म भोजन, वाह कितना संतोषजनक होगा। मौसम ठंडा होते ही मिर्च के पौधों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ेगा। चंपा चावल की पत्तियां पहले ही निकल आई थी, जो हवा में धीरे धीरे झूम रही थी। एक ऐसा दृश्य जिसने उसके मन को खुश कर दिया। खेतों की देखभाल के लिए तैनात 2 महल की दासियां इतनी समर्पित थीं कि वे रात में उनके पास ही सोना चाहती थीं। कितना समर्पण! उसे उनका मासिक भत्ता बढ़ाना पड़ेगा। अपने आंगन में टहलने के बाद मान्या पसीने से तरबतर और बेहाल होकर लौटी। शरद ऋतु की धूप चुभने वाली थी और कुछ ही मिनटों में उसका चेहरा लाल हो गया था। एयर कंडीशनर की याद का एक और दिन। प्राचीन दुनिया चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर घर वापस जाने का मौका मिले तो वह बिना सोचे समझे चली जाएगी। जैसे ही उसने चाय का एक घूंट लिया, शाही वस्त्र विभाग की एक दर्जन उसके सर्दियों के कपड़ों का नाप लेने आ पहुंची। मान्या के वर्तमान विशेषाधिकार एक उच्च रानी के समान थे, जिससे उसे हर मौसम में 6 नए परिधान मिलते थे और सभी सामग्रियां विभाग द्वारा प्रदान की जाती थी। यदि वह और अधिक चाहती तो उसे अपने व्यक्तिगत खजाने का उपयोग करना पड़ता। सम्राट की वर्तमान पसंदीदा होने के कारण दर्जनें बेहद विनम्र थीं। आप किस तरह के पैटर्न और शैलियां पसंद करेगी? मान्या ने सूचीबद्ध रेशमों और कपड़ों को देखा। रेशम और जरी वाले कपड़े तो मेरे सामान्य भत्ते का हिस्सा नहीं है ना? मुख्य दर्जन मुस्कुराई। आपको शायद पता न हो, लेकिन ये महारानी जी द्वारा उनके स्वयं के खजाने से जोड़े गए हैं। मान्या तुरंत समझ गई, यह महारानी की विशेष कृपा थी। सूची के पन्ने पलटते हुए उसने तुरंत अपने पसंदीदा रंग और पैटर्न चुन लिए। कपड़ों के डिजाइन की बात करें तो आप तय करें, मुझे आपकी पसंद पर भरोसा है। वो फैशन के मामले में काफी बेपरवाह थी। आमतौर पर काव्या और कीर्ति द्वारा चुने गए कपड़े ही पहनती थी। हालांकि उसके शब्दों ने दर्जनों पर दबाव बढ़ा दिया। वे स्पष्ट मांगों से निपटना पसंद करती थी, कम से कम उससे उन्हें सही दिशा मिलती थी। चुपचाप उन्होंने प्रार्थना की कि मान्या ऐसी न हो जो शुरुआत में आसान दिखे और बाद में कमियां निकाले। इसके अलावा मान्या ने अपने खर्च पर 4 और पोशाकें बनवाईं, जिनमें से एक की तत्काल आवश्यकता थी। युवराज की वापसी का जश्न मनाने के लिए सम्राट ने एक भव्य भोज की योजना बनाई थी। एक उच्च रानी के रूप में मान्या की उपस्थिति अनिवार्य थी और एक पसंदीदा संगिनी के रूप में उसे अपना प्रभाव बनाए रखना था, ताकि लोग सम्राट की पसंद पर सवाल न उठाएं। दरबारी पोशाक चुनने के बाद वह गहनों की ओर बढ़ी। उसके खजाने में पहले से ही उत्तम आभूषणों का अच्छा खासा भंडार था, लेकिन चूंकि ये उसके भत्ते का हिस्सा थे, इसलिए उसने इन्हें लेने से इनकार नहीं किया। भले ही वह इन्हें न पहने, फिर भी इन्हें वह अपने सेवकों को उपहार में दे सकती थी। कपड़ों की तुलना में उसे गहने चुनना ज्यादा पसंद था। अंततः उसने ये गहने चुने। तारांकन अंबर बाग के डिजाइन वाली सोने की हेयरपिन। तारांकन 2 मछलियों वाली चांदी की हेयरपिन। तारांकन मोतियों से सजी सोने की तितली और फूल वाली हेयरपिन। तारांकन नीलम से जड़ी सोने की दीर्घायु वाली हेयरपिन उसकी नानी के लिए नए साल के उपहार के रूप में बिल्कुल सही, जो निश्चित रूप से तब महल में आएंगी। उसने काव्या के लिए फिरोजा वाले सोने के झुमके और कीर्ति के लिए सोने के तार वाले झुमके भी चुने। महल की दासियों को हर मौसम में 2 पोशाकें मिलती थीं, जिसमें काव्या और कीर्ति जैसी प्रथम श्रेणी की सेविकाएं बेहतर रेशम पहनती थीं, जबकि निचले स्तर की दासियां साधारण कपड़ों से काम चलाती थीं। एक बार नाप लेने और चयन अंतिम रूप देने के बाद दर्जनों ने प्रणाम किया और तेजी से चली गई। उन्हें कई अन्य महलों में जाना था। उनके जाने से पहले काव्या ने उन्हें चुपके से थैलियां थमा दी। मुख्य दर्जन के लिए सोने का टुकड़ा और उसकी सहायिकाओं के लिए चांदी के टुकड़े। मान्या ऐसी बख्शीशों के लिए विशेष रूप से सोने और चांदी के टुकड़ों का एक डिब्बा रखती थी। कुछ सोचकर उसने कीर्ति से कहा, हाल ही में सबने बहुत मेहनत की है। बाद में मेरे खजाने से अतिरिक्त रेशम निकालो और बांट दो, ताकि प्रत्येक दासी के पास 2 अतिरिक्त पोशाकें हो सके। कीर्ति तुरंत सहमत हो गई।
ये खबर फैल गई, जिससे पूरा महल खुशी से भर गया, विशेष रूप से निचले स्तर की दासियां, जिनके मौद्रिक पुरस्कार अक्सर जब्त कर लिए जाते थे लेकिन वे कपड़े रख सकती थी। सौभाग्य से मान्या ने कीर्ति को अपने महल में ऐसे किसी भी उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त निगरानी लागू करने का आदेश दिया था। आने वाले दिनों में मान्या चुपचाप अपने महल में रही, यहाँ तक कि पुस्तकालय भी नहीं गई। चंपा चावल और कपास दोनों सफलतापूर्वक प्राप्त होने के बाद उसे लगा कि उसने आम लोगों के कल्याण में पहले ही योगदान दे दिया है, इतना कि उसका यहाँ आना सार्थक हो गया। अब कार्यों को पूरा करने की उसकी प्रेरणा कम हो गई और वो फिर से आलस्य करने के लिए तैयार थी। आराम करने में उसे खुशी मिलती थी। अपने पिछले जीवन में उसने खुद को बहुत अधिक थका दिया था, सीधे असमय मृत्यु के मुंह में। मान्या ने नए मिशन शुरू करने के लिए उसे अक्सर बाहर जाने के लिए कहने वाली सिस्टम की लगातार टोका टोकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब ये बहुत परेशान करने वाला हो गया तो उसने बस इसे म्यूट कर दिया और केवल तभी वापस चालू किया जब वह नाटक देखना चाहती थी। शाही भोज 21 तारीख को तय किया गया था, जो चंद्र द्वार के सामने वाले चौक में आयोजित किया गया था। मान्या उत्सुक थी, अगर आज बारिश हुई तो क्या होगा। आखिर यह स्थान खुला हुआ था। जाहिर तौर पर ये तिथि शाही खगोल विज्ञान ब्यूरो द्वारा चुनी गई थी। सिस्टम, क्या तुम लोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली सुविधा नहीं ला सकते? मैं इसे देखने के लिए हर दिन 1 अंक खर्च करने को तैयार हूँ। यदि आधुनिक समय में मौसम का पूर्वानुमान होता था तो निश्चित रूप से सिस्टम इतना बेकार नहीं था कि वह इतनी बुनियादी चीज भी न संभाल सके। एक बार जब आप अगले स्तर पर पहुंच जाएंगी तो नीचे बाएं कोने में एक मौसम पूर्वानुमान सुविधा दिखाई देगी। मेजबान को अपग्रेड करने के लिए बस एक सच्ची उच्च रानी बनना होगा। उसे पूछने की जहमत ही नहीं उठानी चाहिए थी। सिस्टम ने उसे काम में धकेलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मान्या बिस्तर से बाहर निकल आई, उसे उठकर कपड़े बदल लेने चाहिए। जैसे ही वो कांस्य दर्पण के सामने बैठी, उसके दिमाग में सिस्टम की विजयी हंसी गूंज उठी। शाही भोज शुरू होने वाला है। शाही वंश के सामने मेजबान की यह पहली उपस्थिति है और पहला प्रभाव ही सबसे स्थायी होता है। मुख्य मिशन शुरू हो गया है। आपको भोज में सबसे शानदार उपस्थिति बनना होगा। मेजबान को एक अनूठी और आकर्षक उपस्थिति के साथ एक अविस्मरणीय पहली छाप छोड़नी होगी। पुरस्कार, एक कपास जिन और एक पैर से चलने वाली कताई चरखे का ब्लूप्रिंट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... सिस्टम, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, है न? मान्या इतनी गुस्से में थी कि वह पूरी तरह से चिढ़ गई। आज का भोज मुख्य रूप से राजधानी में युवराज का स्वागत करने के लिए था, जिसका अर्थ था कि वह और महारानी स्वाभाविक रूप से ध्यान का केंद्र होंगे। मान्या अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने उनका ध्यान भटकाने की हिम्मत की तो उसे उन दोनों से केवल नाराजगी ही मिलेगी। यदि सिस्टम का कोई भौतिक रूप होता तो वो उसे एक बोरे में भरकर बेदम होने तक पीटती। मिशन स्वचालित रूप से ट्रिगर होते हैं। मुझ जैसे कमजोर, असहाय सिस्टम का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मेजबान को बस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। मान्या का इस मिशन को पूरा करने का कोई इरादा नहीं था, वो मूर्ख नहीं थी। इस महल की षड्यंत्र प्रणाली का एकमात्र अच्छा पहलू ये था कि मिशन छोड़ने पर कोई दंड नहीं मिलता था, वो इसे अछूता ही छोड़ देगी। जहां तक कताई के चरखे का सवाल है, वह कुछ और ऐतिहासिक नाटक देख सकती थी। शायद उसे किसी दृश्य में कोई चरखा दिख जाए। वह सिस्टम से कपड़ा उद्योग के बारे में नाटकों की सिफारिश करने के लिए भी कह सकती थी। यह इतना चतुर नहीं था कि उसकी योजना को पकड़ सके, तो यह मिशन वैसे भी करने लायक नहीं था। मान्या ने तुरंत अपना मन बना लिया। बेशक उसने सतह पर सिस्टम से नाराज होने का नाटक किया। श्रृंगार मेज पर बैठकर उसने महल की दासी जूही को अपने चेहरे पर लाली और पाउडर लगाने दिया। जूही को सम्राट ने 2 दिन पहले भेजा था। काव्या और कीर्ति साधारण मेकअप में तो ठीक थी, लेकिन इसे अधिक जटिल मेकअप करना उनके बस की बात नहीं थी। मान्या ने विशेष रूप से एक प्राकृतिक रूप का अनुरोध किया, अधिमानतः एक ऐसा जो इतना सूक्ष्म हो कि लगे ही न कि उसने मेकअप किया है। उसकी विशेषताएं पहले से ही आकर्षक थी। बहुत अधिक मेकअप उसे अत्यधिक आक्रामक दिखाएगा। उसने जो कपड़े और सामान शुरू में चुने थे, उन्हें भी मुख्य मेहमानों से अधिक आकर्षक दिखने से बचने के लिए समायोजन की आवश्यकता थी। सम्राट द्वारा भेजे गए पेशेवर वास्तव में शीर्ष स्तर के थे। यहाँ तक कि जब मान्या ने अंतिम समय में अपनी मूल योजना को रद्द कर दिया, तब भी उन्होंने तुरंत एक नया परिधान प्रस्तावित किया। मेकअप लगाने की प्रक्रिया काफी लंबी थी। कांस्य दर्पण के सामने 2 घंटे तक सहन करने के बाद आखिरकार यह पूरा हुआ। उस दौरान उसने भूख मिटाने के लिए केवल कुछ पेस्ट्री खाई, बाथरूम ब्रेक की आवश्यकता के डर से मुश्किल से पानी पिया। काव्या ने कांस्य दर्पण पकड़ रखा था
और लगातार तारीफ कर रही थी, आप बिल्कुल अद्भुत लग रही हैं। हालांकि आधुनिक दर्पणों जितना तीखा नहीं था, फिर भी कांस्य प्रतिबिंब ने उसकी उपस्थिति में एक कोमल, स्वप्निल प्रभाव जोड़ दिया। मान्या को स्वीकार करना पड़ा, वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका मूड चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, खुद का ऐसा आश्चर्यजनक रूप देखकर उसका मन तुरंत प्रसन्न हो जाता था। प्रसन्न होकर मान्या ने जूही को सोने की अंगूठी से पुरस्कृत किया और अपने अकड़े हुए अंगों को फैलाया। इतनी देर बैठने से उसकी पीठ में दर्द होने लगा था। भोज दोपहर 3 बजे शुरू होना था और मान्या 15 मिनट पहले पहुंच गई। सभ्य दिखने के लिए उसने जानबूझकर एक सुंदर सूक्ष्म रूप चुना था। उसके बालों में केवल एक सफेद कीमती पत्थर का हेयरपिन, छोटे मोती के झुमके और एक मैचिंग ब्रेसलेट सजा था। यह एक पसंदीदा संगिनी की स्थिति के अनुकूल होने के साथ साथ लालित्य बिखेरने के लिए पर्याप्त था। दूसरी रानियों ने हालांकि पूरी तैयारी की थी। विस्तृत हेयर स्टाइल, उत्तम मेकअप और भव्य पोशाकें, सुंदरियों का जमावड़ा, यह आंखों के लिए एक दावत थी। मान्या मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सकी। सम्राट होना सचमुच अद्भुत होगा। रानियों के बैठने की व्यवस्था काफी पहले ही अंतिम रूप ले चुकी थी और महल के परिचारकों ने आदरपूर्वक मान्या को उसकी सीट पर पहुंचाया। उसके बैठने के तुरंत बाद कई उच्च पदस्थ रानियां एक एक करके आईं। उन्होंने विनम्र, अभ्यस्त मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। मान्या ने कमरे को देखा। एक रानी अनुपस्थित थी। बेशक वो अभी भी 1 महीने के कारावास में थी और महीने के अंत तक रिहा नहीं होगी। सिया भी गायब थी। सोचा जाए तो उसकी वजह से दोनों महिलाओं को सजा मिली थी। शीत महल छोड़ने के 1 महीने से भी कम समय में उसने अकेले ही 2 रानियों को गिरा दिया था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो इस महल के इतिहास में याद रखा जाएगा। प्रत्येक रानी के साथ उनके बच्चे भी थे, जिससे मान्या को युवराज को छोड़कर सभी शाही संतानों को देखने का मौका मिला। वर्तमान सम्राट के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे छोटा, चौथा राजकुमार, केवल 4 साल का था, सिर से पैर तक लाल कपड़ों में सजा, गोल मटोल और प्यारा। दूसरा राजकुमार, 16 वर्ष का, अपनी मां जैसा दिखता था, हालांकि जहां वह कोमल और शांत थी, उसमें एक तीखा, विद्रोही भाव था। जब मान्या पहली बार महल में आई थी तो उसे एक वरिष्ठ रानी की देखरेख में रखा गया था, इसलिए वह उनके 2 बच्चों से अधिक परिचित थी। चौथा राजकुमार शर्मीला था, अकेले खेलना पसंद करता था, जबकि उसकी बड़ी बहन, दूसरी राजकुमारी, जीवंत और मीठी बोली वाली थी। इससे पहले जब मान्या ने उन्हें बटर क्रिस्प्स भेजे थे तो दूसरी राजकुमारी व्यक्तिगत रूप से उसे धन्यवाद देने आई थी और गलती से शाही बगीचे में एक फूल तोड़ दिया था। मेजबान, देखिए ये बच्चे कितने प्यारे हैं। क्या आप ऐसा एक बच्चा नहीं चाहती? एक बच्चे के साथ हम एक नया साइड क्वेस्ट अनलॉक कर सकते हैं और बहुत सारे पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं। नहीं, मैं अभी 17 साल की भी नहीं हूँ। मेरे पिछले जीवन में मैं अभी भी एक नाबालिग होती। हालांकि उसे समझ में नहीं आता था कि सम्राट उस पर इतना प्यार लुटाने के बावजूद उसे कभी अपने कक्ष में क्यों नहीं बुलाते थे। मान्या इस स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट थी और इसे बदलने की कोई इच्छा नहीं रखती थी। इसके बाद शाही परिवार के सदस्य आए। वे आधा घंटा पहले पहुंचे थे और उन्हें विश्राम के लिए एक अलग महल में ले जाया गया था, जहां से सेवक अब उन्हें लेकर आए। मान्या पहली बार इन शाही रिश्तेदारों को देख रही थी। सम्राट के अपने अधिकांश भाइयों के साथ तनावपूर्ण संबंध थे, क्योंकि उन राजकुमारों ने अतीत में उनके लिए काफी परेशानियां खड़ी की थीं। सिंहासन पर बैठने के बाद सम्राट ने सबसे छोटे राजकुमार जितिन को छोड़कर सभी को उनके संबंधित क्षेत्रों में भेज दिया। वर्तमान में केवल 3 राजकुमारियां और राजकुमार जितिन राजधानी में रहे। ये व्यक्ति पिछले उत्तराधिकार के संघर्षों से दूर रहे थे और सम्राट उनके प्रति काफी अनुकूल व्यवहार करते थे। उनके बेटों को कम से कम कुलीन उपाधि की गारंटी थी, जबकि उनकी बेटियों को राजकुमारी की उपाधि दी गई थी। ये कहना होगा कि यहाँ राजकुमारी होना काफी आरामदायक था। उदाहरण के लिए, राजकुमारी जया के पति की मृत्यु के बाद उसने कई पुरुष साथी रखे। जब तक ऐसे मामले सार्वजनिक घोटालों में नहीं बदलते थे, शाही परिवार आंखें मूंद लेता था। आमंत्रित अतिथियों में राजकुमार जितिन, 3 राजकुमारियां और सम्राट के चाचा राजकुमार युग शामिल थे, जो सभी अपने परिवारों के साथ भव्य भोज में भाग ले रहे थे। मान्या अतिथियों के बीच चुपचाप बैठी थी। उसे महसूस हो रहा था कि सूक्ष्म निगाहें उस पर टिकी हैं। उसने अपना सिर झुका लिया, चाय पीने का नाटक करते हुए जितना संभव हो उतना अगोचर रहने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। महारानी जाह्नवी, जो स्वादिष्ट भोजन में उसकी पुरानी साथी थी, धीरे से झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, मैंने सुना है कि एक नई रानी ने एक नृत्य का अथक अभ्यास किया है, जो आज चमकने का इंतजार कर रही है। मान्या ने काफी समय पहले ध्यान दिया था कि महारानी जाह्नवी के सूचना के स्रोत असाधारण रूप से अच्छे थे।
उनके माध्यम से उसने महल की बहुत सी गपशप सीखी थी। किस तरह का नृत्य? महारानी जाह्नवी ने अपना सिर हिलाया। एक प्राचीन, लंबे समय से खोया हुआ नृत्य होने की अफवाह है। उसने इसे पूरी तरह से गुप्त रखा है। मान्या मुस्कुराई। फिर तो आज हमारे लिए एक बेहतरीन नजारा होगा। यहाँ के भोजों की एक विशिष्ट विशेषता ये थी कि मेजबान और मेहमान प्रेरित होने पर प्रदर्शन करने के लिए मंच पर आ सकते थे। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय सम्राट को नृत्य का बहुत शौक था, हालांकि वे इसमें विशेष रूप से कुशल नहीं थे, जिससे उनके दर्शकों को दांत भींचकर उनकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये सुनकर उसके दिमाग में सिस्टम पागलों की तरह उछलने लगा। अरे, मेजबान, आपकी प्रतिद्वंद्वी आ गई है। आप उससे हार नहीं सकती। इस मिशन को पूरा करने से हम अगले स्तर पर पहुंचने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे, और हमें चरखे का ब्लूप्रिंट भी मिलेगा। आपको इस भोज में सबसे शानदार सितारा बनना होगा। आप एक महान नृत्य कौशल क्यों नहीं बदल लेती? मुझे विश्वास नहीं होता कि वह उससे बेहतर कर सकती है। मान्या ने इस सुझाव को मैन्युअल रूप से खारिज कर दिया। उस कौशल की लागत 1000 अंक थी और यह सीमित समय के लिए था। एक बहुत ही खराब सौदा। सिस्टम लगातार मिशन के सुझाव भेजने लगा। मान्या पूरी तरह से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो सिस्टम को ब्लॉक करने का अपना दैनिक कोटा पहले ही इस्तेमाल कर चुकी थी। उसी क्षण सम्राट ललित महारानी और युवराज के साथ पहुंचे। उनकी निगाहों ने तुरंत मान्या को ढूंढ लिया, इसलिए नहीं कि उसकी सुंदरता उसे अलग बनाती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ ला रहा था। सम्राट ललित की आंखों में एक चमक आ गई। एक नया मिशन आ गया था। नया कार्य मान्या को भोज में सबसे अविस्मरणीय उपस्थिति बनने के लिए कह रहा था। सरल सम्राट के रूप में केवल उनकी कृपा ही बिना उंगली उठाए किसी को भी ध्यान का केंद्र बना सकती थी। पिछले मिशनों की तुलना में, जैसे किसी रानी को कैद करना या अपने चाचा की संपत्ति जब्त करना, यह व्यवहारिक रूप से एक मुफ्त उपहार था। प्रसन्न होकर सम्राट ललित ने एक सेवक को धीरे से निर्देश दिया, मान्या शराब पसंद नहीं करती। उनकी शराब को फूलों की चाय से बदल दो, और शाही रसोई से उनके पसंदीदा व्यंजन तैयार करवाओ। हलचल भरा चौक तुरंत शांत हो गया। शाही परिवार के अन्य सदस्यों ने सम्राट की नई पसंदीदा के बारे में अस्पष्ट अफवाहें सुनी थी, लेकिन उन्हें अतिरंजित मानकर खारिज कर दिया था। हालांकि इसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर उन्हें एहसास हुआ कि अफवाहें सच थी। सम्राट पहुंचते ही अपनी प्यारी संगिनी पर ध्यान न्यौछावर करने लगे थे। ऐसा समर्पण। मान्या, जो अगोचर रहने की कोशिश कर रही थी, यदि वह कभी असमय मृत्यु को प्राप्त हुई, तो सम्राट निस्संदेह उसके अपराधी होंगे। वे व्यवहारिक रूप से उसकी पीठ पर एक निशाना बनाने में माहिर थे। रुको, सम्राट के पीछे वह सुंदर युवक, क्या वह वही महान युवराज हो सकता है? अस्वीकार नहीं किया जा सकता, युवराज बेहद सुंदर था, हालांकि वह उसके पिछले जीवन के एक विवादित कलाकार से काफी मिलता जुलता था, हालांकि यह उसका बहुत अधिक परिष्कृत संस्करण था। वाह, युवराज तो दूसरे राजकुमार से भी अधिक आकर्षक हैं। शाही परिवार के जीन सचमुच प्रभावशाली हैं। हर कोई कितना सुंदर है। सिस्टम ने संभावित रोमांस के लक्ष्यों का पता लगाया है। युवराज, दूसरा राजकुमार और अन्य कुलीन पुरुष। मेजबान को कौन सा पसंद है, या हम उन सभी को आजमा सकते हैं? एक मुख्य किरदार होने के नाते हमारी सोच केवल सम्राट तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक भी महल के ड्रामे का नाम बताइए जिसमें मुख्य किरदार के केवल सम्राट के साथ ही प्रेम प्रसंग हो। कई रोमांस मार्गों का मतलब अधिक अंक और ऊर्जा था, जिससे वह अपनी मनचाही चीजें जल्द ही खरीद सकता था। मान्या की चुप्पी बहरा कर देने वाली थी। मुझे लगता है कि तुम मुझे मरवाना चाहते हो। सम्राट ललित सर्वोच्च सम्मान की सीट पर बैठ गए। बैठते ही उनकी निगाहें मान्या पर टिक गईं। आखिरकार वे हमेशा से ही उसके मिशनों में उससे कहीं अधिक रुचि रखते थे। फिर उन्होंने देखा कि सिस्टम उत्साहपूर्वक मान्या को अन्य पुरुषों के साथ प्रेम संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, जिनमें न केवल उनके बेटे बल्कि उनके भतीजे भी शामिल थे। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? सम्राट ललित को अचानक खांसी का दौरा पड़ गया। सम्राट ललित की अचानक खांसी ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। महारानी ने चिंता से पूछा, महाराज, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? क्या हमें जांच के लिए शाही चिकित्सक को बुलाना चाहिए? शाही चिकित्सक मुख्य रूप से सम्राट के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार थे और पारिवारिक भोज के दौरान कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। सम्राट ललित ने संयम बनाए रखा और उदासीनता से जवाब दिया, कुछ नहीं। बस गले में थोड़ी सी हवा फंस गई थी। खांसने से चेहरे पर हल्की लाली के अलावा उनका रंग सामान्य प्रतीत हो रहा था। ये देखकर महारानी को थोड़ी राहत मिली। फिर भी सम्राट ललित की निगाहें कुछ देर तक मान्या पर टिकी रही। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था कि उन्होंने मान्या को पहले उच्च पद क्यों नहीं दिया।
इतनी दूरी से मान्या और सिस्टम की बातचीत को स्पष्ट रूप से देख पाना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। विशेषकर इसलिए क्योंकि सिस्टम अक्सर अपरिचित वाक्यांशों का उपयोग करता था, जिससे उन्हें संदर्भ से उनके अर्थ निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सिस्टम, बिना जोखिम उठाए कुछ नहीं मिलता। केवल साहसी होकर साइड मिशन पूरे करके और सभी प्रकार के अंत प्राप्त करके ही आप एक उज्जवल भविष्य को अपना सकते हैं। सिस्टम, युवराज को देखिए, एक सुंदर, परिष्कृत और अलौकिक। क्या ये देखना एक परम विरोधाभास नहीं होगा कि ऐसा दिव्य प्राणी नश्वर संसार में अवतरित हो, आपके लिए पूरी तरह से मोहित और बेचैन। सिस्टम, फिर आता है दूसरा राजकुमार, जंगली और बेलगाम, जिसकी निगाहें हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती हैं। एक जोशीली यात्रा जहां अहंकार प्रेम के आगे झुक जाता है। क्या ये रोमांचकारी नहीं होगा? सिस्टम, और अन्य कुलीन पुरुष वीर, प्रभावशाली और सुरक्षा का भाव बिखेरने वाले। शांत संरक्षक का आदर्श रूप कई लड़कियों का पसंदीदा होता है, आप जानते हैं। मान्या, सम्राट को धोखा देना, क्या तुम पागल हो गए हो या मैं? सिस्टम, लेकिन इनाम तो वाकई बहुत उदार हैं। भुगतान बहुत बड़ा है। सम्राट ललित ने अपना शराब का प्याला उठाया और मान्या पर अपनी पैनी नजर को छुपाने के लिए एक ऊंट लिया। पहली नजर में सिस्टम द्वारा मान्या को दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करते देख वे क्रोधित हो गए थे। हालांकि वे अब भी उसे एक दैवीय आशीर्वाद की तरह मानते थे। आखिरकार वह नामात्र की ही उनकी प्रिय संगिनी थी। अगर यह बात उजागर हो जाती, तो शाही परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होता? इससे भी बुरी बात यह थी कि सिस्टम ने जिन उम्मीदवारों को चुना था, वे सभी उनके कनिष्ठ थे, जो सरासर अनुचित था। इस देवदूत के तरीके हद से ज्यादा लापरवाह थे। लेकिन जब उन्होंने उदार पुरस्कारों के बारे में सुना, तो उनका गुस्सा शांत हो गया और उसकी जगह जिज्ञासा ने ले ली। ये किस तरह के पुरस्कार हो सकते हैं? अगर ये चंपा चावल या कपास के बराबर हों तो? सम्राट ललित को शर्मिंदगी के साथ एहसास हुआ कि अगर पुरस्कार वास्तव में इतने मूल्यवान थे, तो वे वास्तव में प्रलोभन में पड़ सकते थे। इसी बीच मान्या और सिस्टम की बातचीत जारी रही। इस बात से बेखबर कि कोई उन्हें सुन सकता है, वो बेझिझक बोलती रही। सबसे पहले, हम युवराज को इस दौड़ से बाहर कर रहे हैं। क्या युवराज को क्यों बाहर रखा गया? वो तो बहुत ही सुंदर हैं। एक पल के लिए सम्राट ललित खुद को सिस्टम से सहमत पाते हैं। वास्तव में उनका युवराज असाधारण था, पुरुषों के बीच एक सच्चा रत्न। मान्या ने उसे सबसे पहले खारिज क्यों किया? क्या इसलिए कि युवराज की स्थिति इतनी ऊंची थी कि विवाद का जोखिम नहीं लिया जा सकता था? क्योंकि वो मेरे पिछले जीवन के एक व्यक्ति जैसा दिखता है। बेशक वो उस व्यक्ति से कहीं अधिक सुंदर और परिष्कृत है, लेकिन वो व्यक्ति एक नीच इंसान था जो कई महिलाओं को धोखा देता था, एक को गर्भवती करके गर्भपात के लिए मजबूर करता था और फिर पुनर्भुगतान की मांग करते हुए एक विस्तृत बिल भी भेजता था। क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? युवराज के चेहरे को देखने से ही मुझे वो सारा पैसा याद आ जाता है जो मैंने उस कचरे पर बर्बाद किया था। मेरी मेहनत की कमाई मैं उसे यात्रा करने पर खर्च कर सकती थी। बाकी सब भी बाहर हैं, इनमें से कोई भी मेरी पसंद का नहीं है। जहां तक मेरी पसंद का सवाल है, मैं देखने पर बता दूंगी। हालांकि उसमें वास्तव में किसी का पीछा करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन केवल देखने में कोई नुकसान नहीं था। मान्या के अनजाने खुलासे ने सम्राट ललित को एक बार फिर स्तब्ध कर दिया। खांसी, खांसी, उन्हें फिर से खांसी का दौरा पड़ा। पिछला जीवन, तो मान्या के पास अपने पिछले जीवन की यादें थीं, और उसने किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा किया था जो युवराज जैसा दिखता था। एक सम्राट के रूप में सम्राट ललित को कई साथी रखने में कोई समस्या नहीं दिखी। लेकिन मान्या के अनुसार उस आदमी ने न केवल उसका पैसा खर्च किया था और अन्य महिलाओं को गर्भवती किया था, बल्कि पुनर्भुगतान की भी मांग की थी। सचमुच नीच। कोई आश्चर्य नहीं कि वह याद करके उग्र हो गई थी। युवराज, ओ युवराज, तुम्हारा अतीत का रूप ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता था? अपनी इस बात के बीच में सम्राट ललित को अचानक एहसास हुआ। नहीं, वो युवराज का पिछला जीवन नहीं था। मान्या ने स्पष्ट रूप से कहा था कि युवराज कहीं अधिक श्रेष्ठ था। पिताजी, शायद शाही चिकित्सक को आपकी जांच करनी चाहिए। अपना आपा वापस पाने के बाद सम्राट ललित ने मन ही मनाह भरी और अपने बेटे को एक जटिल, लगभग निराश रूप दिया। जरूरत नहीं है। हवा फिर से मेरे गले में अटक गई थी। घबराने की कोई बात नहीं है। आह, कितने अफसोस की बात है। यदि उन्हें किसी को चुनना होता और यदि पुरस्कार पर्याप्त आकर्षक होते, तो वे युवराज को ही पसंद करते। उन्होंने अपनी नजर मान्या से हटा ली, ये सुनिश्चित करते हुए कि आज रात कोई नया कार्य नहीं उभरेगा। चिराग अपने पिता की नजर से उलझन में था, लेकिन सम्राट ने जल्दी से दूसरी तरफ देख लिया, जिससे उसके पास अपनी जिज्ञासा को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
इससे पहले उनके पिता बार बार मान्या की दिशा में देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। चिराग ने अपनी आंखें उठाई, फिर से देखने से पहले एक नजर डाली। वो क्षणभंगुर नजर मान्या की छवि को उसके दिमाग में बसाने के लिए पर्याप्त थी। वो निस्संदेह एक दुर्लभ सुंदरी थी, फिर भी हरम में सुंदरता आम बात थी। जो चीज उसे अलग बनाती थी वो थी उसके नैन नक्श में जीवंत, लगभग अलौकिक लालित्य, जो उसे अविस्मरणीय बनाती थी। लेकिन जिस चीज ने उसे अधिक आकर्षित किया वो ये थी। यद्यपि यह उसे पहली बार देखने का अवसर था, फिर भी उसका चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था, मानो वो उससे पहले भी मिला हो। शायद वह उसके किसी रिश्तेदार से मिला था। चिराग ने जल्दी से अपने भटकते विचारों को दबा दिया। शाही परिवार के भोज का आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। औपचारिक दरबारी कार्यक्रमों की तुलना में पारिवारिक भोज अपेक्षाकृत आरामदायक था। महल की दासियां अक्सर उत्तम व्यंजन लाती थीं। शायद सम्राट के विशेष निर्देशों के कारण मान्या की मेज उसकी पसंदीदा चीजों से भरी हुई थी। अपने महल से निकलने से पहले हल्का फुल्का खाना खाने के कारण वह भूखी नहीं थी, लेकिन उसने कुछ स्मोक्ड मछली और वाइन मैरिनेट किए गए चिकन का स्वाद चखा। शाही संगीत विभाग के कलाकार एक एक करके मंच पर आए। नृत्य, लोकगीत, वाद्य संगीत, कलाबाजी। मान्या ने एक जादू का शो भी देखा। हर प्रस्तुति त्रुटिहीन ढंग से प्रस्तुत की गई, जिसने उसे और सिस्टम दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष रूप से तलवार नृत्य ने उनका दिल जीत लिया। हर छलांग, चक्कर और अलंकरण सहज सुंदरता के साथ प्रवाहित हो रहा था। शक्ति और लालित्य का ऐसा मिश्रण जो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। सिस्टम, क्या तुमने इसे रिकॉर्ड किया? बिल्कुल। अच्छा, जब मेरे पास समय होगा तो मैं इसे बाद में फिर से देखूंगी। संतुष्ट होकर मान्या ने काव्या को बाद में कलाकार को पुरस्कृत करने का निर्देश देने का फैसला किया। अपने पिछले जीवन में ऐसी विश्वस्तरीय प्रतिभा को केवल इंटरनेट पर ही सराहा जा सकता था, कभी भी करीब से वीआईपी सीट से नहीं। मान्या पूरी तरह से आनंद ले रही थी जब सम्राट ललित की आवाज उसके कानों तक पहुंची। क्या मान्या को ये तलवार नृत्य पसंद आया? अचानक पूछे जाने पर मान्या अपने विचारों से बाहर निकली और एक हल्की मुस्कान दी। इस सेविका को तलवार नृत्य बहुत शानदार लगा, वीरता और लालित्य का अद्भुत संगम। मन ही मन वो अपने सिस्टम से शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सकी। अरे, जब महाराज को नृत्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तो वे मुझ पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? आज की मुख्य पात्र मैं नहीं हूँ। ये सिर्फ ये साबित करता है कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं मेजबान। उनकी आंखें केवल आप पर हैं। ऐसी शाही कृपा के साथ आपने पहले ही एक स्थायी छाप छोड़ दी है। ये छोटा सा मिशन उतना ही अच्छा है जितना कि पूरा हो गया। सम्राट ललित ने शांत भाव से कहा, चूंकि मान्या इसका आनंद ले रही हैं, इसलिए इस कलाकार को आपके महल में भेजा जाएगा। मान्या ने स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता में सिर झुकाया। सम्राट ललित के इस कदम के कारण वो भोज में एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गई। राजकुमारी जिया अपनी बेटी से फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी, अफवाहें सच हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मान्या पर सम्राट की असीम कृपा को देखा था। सम्राट एक पल के लिए भी उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे, यहाँ तक कि युवराज पर उनके सामान्य ध्यान को भी यह फीका कर रहा था। हालांकि उनके जैसी राजकुमारियों को शाही हरम की कृपा पाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी सम्राट की नई पसंदीदा से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं थी। राजकुमारी जिया ने पहले ही अपना मन बना लिया था। गुलाब महल के लिए नए साल के उपहारों में 30% की वृद्धि की जाएगी। ऐसी सोच रखने वाली वे अकेली नहीं थी। हालांकि अन्य रानियां इतनी शांत नहीं थीं। वे सम्राट और मान्या की भव्य प्रेम कथा में केवल पृष्ठभूमि के पात्रों जैसा महसूस कर रही थीं। उनकी निगाहें महारानी और युवराज की ओर भटकती रहीं, किसी भी नाराजगी के संकेत की तलाश में। फिर भी महारानी के चेहरे पर एक शांत, पवित्र मुस्कान थी, जबकि युवराज विचारों में खोए हुए अपनी शराब का कप पकड़े हुए लग रहे थे। किसी ने भी नाराजगी का एक भी निशान नहीं दिखाया। रानियां मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ये दोनों वास्तव में जानते थे कि अपना आपा कैसे बनाए रखना है। महारानी ने मन ही मन सोचा, वे मुझे क्यों देख रहे हैं? महारानी के रूप में वे कृपा के लिए किसी रानी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के स्तर तक मुश्किल से गिर सकती थी। ये केवल उपहास का कारण बनेगा। सम्राट जिसे चाहे प्यार कर सकते थे, जब तक कि उनका अपना पद चुनौती रहित रहे। इसके अलावा मान्या के कारण उनके परिवार ने मिश्री बेचने के अधिकार हासिल कर लिए थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि चिराग के पास कभी भी धन की कमी न हो। इसके लिए वे मान्या की आभारी थीं। इसलिए महारानी ने मेज पर रखे अरबी मुर्ग के व्यंजन की ओर इशारा किया। एक ऐसा व्यंजन जो कोमल मुर्ग और अरबी से बनाया गया था, जो उनके मायके का एक विशेष व्यंजन था। इसे मान्या के पास भेजो।
उन्होंने कई सुबह के अभिवादनों के दौरान ध्यान दिया था कि मान्या को अरबी वाले व्यंजनों का विशेष शौक था। ये व्यंजन जल्द ही मान्या के सामने रखा गया, जिसने दरबार की सतर्क आंखों के सामने इत्मीनान से खाया। इस तरह के कुछ और अनुभवों के बाद उसका मन पत्थर का हो जाएगा। सम्राट और महारानी दोनों ही उस पर कितना प्यार लुटाते थे। तलवार नृत्यांगना को महल के सेवकों द्वारा तुरंत वहां से ले जाया गया और अगला प्रदर्शन शुरू हुआ। इसके बाद के सभी प्रदर्शन भी उतने ही शानदार थे। जैसे ही भोज समाप्त होने वाला था, एक अन्य रानी की मधुर आवाज सुनाई दी। महल में प्रवेश करने के बाद से इस उपपत्नी पर सभी कुलीन महिलाओं ने असीम कृपा बरसाई है। फिर भी मैं इस कृपा का प्रतिफल नहीं दे पाई, इसलिए आज मैंने एक नृत्य की तैयारी की है। उसकी चमकदार आंखें महारानी की ओर मुड़ गईं। एक पारदर्शी घूंघट ने उसके चेहरे के एक हिस्से को ढक रखा था, लेकिन उसकी सुंदरता को छिपाने के बजाय इसने उसे एक अलौकिक आकर्षण दिया, जिससे उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ गई। आखिरकार कल्पना अक्सर सबसे आदर्श दृश्यों का निर्माण करती है। महारानी ने गर्मजोशी से कहा, आपका जल आस्तीन नृत्य एक बार मुझे मंत्रमुग्ध कर चुका है। ऐसा लगता है कि आज मुझे एक और सौगात मिलने वाली है। सम्राट ललित ने थोड़ा सा सिर हिलाया। वह रानी सहज लालित्य के साथ मंच पर आई। उसके साथ संगीत घराने की एक संगीतकार भी थी, एक साधारण विशेषताओं वाली लेकिन असाधारण संतुलन वाली महिला। जैसे ही मधुर धुन गूंजी, उसने अपना नृत्य शुरू कर दिया। यद्यपि मान्या उस शैली को पहचान नहीं सकी, फिर भी वो निस्संदेह सांस रोक देने वाली थी। हर आंदोलन को त्रुटिहीन सटीकता के साथ निष्पादित किया गया था। उसकी आकृति एक हंस की तरह सुंदर थी। मध्य में तितलियां उसकी ओर मंडराने लगीं। एक उसके बालों पर आ बैठी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि उसने अपने नाजुक, मंत्रमुग्ध कर देने वाले कदमों को जारी रखा। जब नृत्य समाप्त हुआ तो उसने शालीनता से झुककर प्रणाम किया। जैसे ही एक और तितली उसके पीले घूंघट पर बैठ गई, जिससे अलौकिक सुंदरता की तस्वीर पूरी हो गई। उसने आश्चर्य का नाटक किया। ओह, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। वो झेप गई। मेरी इस गुस्ताखी को माफ करें। ये निश्चित रूप से तितलियों का आह्वान है, एक अन्य वरिष्ठ रानी ने कहा। ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि इन्होंने 3 शताब्दियों से भी अधिक समय से खो चुके नृत्य को पुनर्जीवित कर दिया है। ऐसी प्रतिभा और सरलता, केवल स्वर्ग के योग्य नृत्य ही तितलियों को भी प्रशंसा में रुकने के लिए मजबूर कर सकता है। उसने नम्रता से कहा, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। मुझे केवल प्रासंगिक ग्रंथों को खोजने का सौभाग्य मिला, रूपल की सहायता के कारण। सम्राट ललित ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उस रानी ने स्पष्ट रूप से प्रयास किया था। अपनी आंखें नीची करते हुए उसने कहा, ये जानकर कि मेरे प्रदर्शन ने महामहिम और कुलीन महिलाओं को प्रसन्न किया, अभ्यास का हर क्षण सार्थक हो जाता है। लेकिन रूपल के बिना यह नृत्य अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। क्या यह उपपत्नी अपने पुरस्कार के बदले रूपल को संगीत घराने से रिहा करवा सकती है? सीधे तौर पर एहसान मांगना बहुत चालाकी भरा लगता। रूपल की स्वतंत्रता सुरक्षित करके वह न केवल एक वफादार कोरियोग्राफर हासिल करेगी, बल्कि दरबार के सामने अपनी निस्वार्थता का प्रदर्शन भी करेगी। वह केवल एक साधारण रानी बनकर रहने के लिए महल में नहीं आई थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं। मेजबान, वह आपका ध्यान भटका रही है। यदि सम्राट उसकी बात मान लेते हैं, तो आप विशेष नहीं रहेंगी। आपका मिशन असफल हो जाएगा। मान्या शांत रही। उसे यह करने दो। उसने बहुत ही सुंदर नृत्य किया। वे तितलियां सुगंधित थैलियों द्वारा आकर्षित हुई थीं, और उसने उस नृत्य को खुद भी नहीं बनाया था। पुरस्कारों के आस नुकसान का सामना करते हुए सिस्टम घबरा गया, सच्चाई को उजागर करने के लिए ऊर्जा खर्च करने लगा। महत्वाकांक्षा और चतुरता कोई अपराध नहीं है। भले ही उसने तरकीबों का इस्तेमाल किया, उसकी कड़ी मेहनत असली थी। हमें हार को शालीनता से स्वीकार करना चाहिए। उसकी मेजबान के लापरवाह रवैये पर उसका सिस्टम लगभग खराब हो गया। हाय, मेरी ऊर्जा। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा उपहार है, रोना बंद करो। मान्या ने अपने पहले के कुछ अंक सौंप दिए, जिससे वो सिस्टम की अंतहीन रोने धोने से बच गई। बेशक वह जानती थी कि उस रानी ने चालाकी की थी, लेकिन सो क्या? किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, और सभी की आंखों को खुशी मिली थी। यदि उसमें आगे बढ़ने का हुनर था, तो बहुत अच्छी बात है। मान्या ने बिना दूसरे विचार के बात छोड़ दी। सम्राट ललित, हालांकि, पुरस्कार को हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। किसी व्यक्ति को उपहार में देना, मान्या की चमक को चुराना, अस्वीकार्य। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि मान्या शाम की मुख्य आकर्षण बनी रहे। वो रानी पुरस्कार नहीं मांग रही थी, वो उनका ध्यान मांग रही थी। एक संक्षिप्त विश्राम के बाद उन्होंने एक सेवक को निर्देश दिया, रूपल के स्वामित्व का दस्तावेज लाओ।
रूपल ने कृतज्ञता में झुककर प्रणाम किया। उस रानी की आंखें भावनाओं से चमक उठी। महामहिम। फिर सम्राट ललित ने आगे कहा, मैंने सुना है कि रूपल संगीत रचना में माहिर हैं और प्राचीन नृत्यों में पारंगत हैं। गुलाब महल को ऐसी प्रतिभा की जरूरत है। उनकी उदासीन नजर रूपल पर पड़ी। रूपल, क्या तुम गुलाब महल में जाने के लिए तैयार हो? रूपल एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर उसने जवाब दिया, यह नौकर तैयार हैं। उस रानी का चेहरा पीला पड़ गया। नृत्य तो उसने ही प्रस्तुत किया था, तो फिर सम्राट द्वारा रूपल को ही गुलाब महल क्यों भेजा जा रहा था? गुलाब महल, चाहे वह कुछ भी करे, क्या सम्राट की नजर हमेशा वही रहने वाली पर ही टिकी रहती थी? उस क्षण उस रानी को अचानक समझ में आया कि जब अन्य रानियों को सजा दी गई थी तो उन्हें कितनी कड़वाहट महसूस हुई होगी। इसी बीच मान्या को अचानक कहीं से इनाम मिल गया। अभी क्या हुआ? रुको, उसे यहाँ क्यों भेजा जा रहा है? इसका मुझसे क्या लेना देना है? अरे वाह, मिशन आखिरकार पूरा हो गया। ये तो सरासर पक्षपात है। अब समझ आया, अगर सम्राट आपसे प्यार करते हैं तो आप हमेशा निर्विवाद रूप से सबकी नजरों का केंद्र रहेंगे। मेजबान, मुख्य मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको बधाई। आप भोज में सबसे शानदार उपस्थिति थी, जिससे सभी पर पहली छाप पड़ी। इनाम आते देख सम्राट ललित बेहद खुश हुए। वहीं मान्या ने गुस्से में सिस्टम को भेजा हुआ उपहार वापस ले लिया।